प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 12.4 रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के कुछ मेजर और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जैसे कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैटर एंड एंटी मैटर, जिसमें हमने फर्दर 2 कंसेप्ट्स पढ़े थे, पेयर प्रोडक्शन एंड एनाहिलेशन ऑफ मैटर। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने जो आर्टिकल पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी वाला आर्टिकल एक मेजर आर्टिकल है। इसी आर्टिकल में हमने अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है और इसके साथ साथ इसी में हमने अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके के बारे में पढ़ना है जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के मेजर कंसेप्ट्स हैं। तो आपने इस लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक गौर से सुनना है ताकि इस लेक्चर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आप पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके, क्योंकि ये लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चंस के रिस्पेक्ट से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। देखो, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस को एक बेंच की तरह लेकर चलेंगे। मान लीजिए एक बेंच है और उस पर कुछ पर्सन्स प्रेजेंट है। कोई भी एक बेंच है, उस पर कुछ पर्सन्स क्या है, प्रेजेंट है इस तरीके से। अब यहां पर इस बेंच को आप कंसीडर कर लीजिए कि ये बेंच न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियॉन्स ही बेसिकली मिलकर न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। न्यूक्लियॉन्स किन्हें कहते हैं, जो न्यूक्लियस में रहते हैं। जैसे पाकिस्तान में रहने वालों को कहते हैं पाकिस्तानी, इसी तरीके से न्यूक्लियस में रहने वालों को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स में कौन कौन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो मान लीजिए कि यहां पर ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियॉन्स है। वैसे तो न्यूक्लियस इस तरीके से होता है कि उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं इस तरीके से और प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ इस तरीके से। आज के लेक्चर में हम इस एग्जांपल को लेकर चलेंगे कि इस बेंच पर कुछ पर्सन्स प्रेजेंट है। अब देखो, इस बेंच की एक कैपेसिटी है कि इसके ऊपर इतने पर्सन्स एक वक्त में बैठ सकते हैं। अगर किसी भी वजह से आप इसके ऊपर ज्यादा पर्सन्स लेकर आने की कोशिश करेंगे तो बेंच क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर इस पर 1 2 3 4 5 पर्सन्स आसानी से आ सकते हैं तो 5 के केस में ये बेंच स्टेबल रहेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। लेकिन अगर 5 से ज्यादा पर्सन्स आप इस पर बिठाने की कोशिश करेंगे तो उस केस में ये बेंच क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और इसमें जो पर्सन्स हैं वो भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सिमिलरली ये जो न्यूक्लियस है ना, इसमें भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की एक रेशियो होती है, इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड रेशियो। अगर न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स उस बैलेंस्ड रेशियो से ज्यादा हो जाएं तो जिस तरीके से ये बेंच अनस्टेबल हो गया था, इसी तरीके से न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो जाता है। यानी कि जब भी एटॉमिक न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे बैलेंस्ड रेशियो से तो उस केस में एटॉमिक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों, जो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो रेडिएशंस एमिट करता है। ऑलरेडी मैं आपको फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर वाले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि जब भी कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो नेचुरली रेडिएशंस एमिट करता है। क्योंकि अगर आप नेचर में किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें तो वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहती है। जैसे मैं इस पेंसिल को यहां पर इस तरीके से होल्ड करके रखता हूं तो अभी ये पेंसिल क्या है, अनस्टेबल। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगी, जब नीचे गिर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। यानी कि जब मैं इस पेंसिल को ऐसे रख रहा हूं तो ये पेंसिल स्टेबल होना चाहती है, यानी कि इस तरीके से स्टेबल होना चाहती है। सिमिलरली नेचर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहते हैं। तो
तो जब न्यूक्लियस भी अनस्टेबल होगा, यानी उसमें बैलेंस्ड रेशो से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में वो न्यूक्लियस भी क्या करना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो नेचर का रूल ये है कि जब भी कोई एटॉमिक न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आता है तो वो रेडिएशन एमिट करता है। यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा, और रेडिएशन एमिट करने के बाद स्टेबल हो जाएगा। मान लो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है। अब जब ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो रेडिएशन एमिट करेगा ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी कि अनस्टेबल से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आने के लिए क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो यही जो फिनोमेना है ना कि अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहता है रेडिएशन एमिट करके, इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। यानी कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस नेचुरली क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है, और वो रेडिएशन एमिट करके क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो ये जो फिनोमेना है रेडिएशन एमिट करने वाला अनस्टेबल न्यूक्लियस का, इट इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। और ये जो प्रोसेस है जिसमें ये रेडिएशन एमिट करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। फिनोमेना को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी और प्रोसेस को कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि अक्सर पेपर में ही पूछी जाती है। रेडियोएक्टिविटी इज द फिनोमेनन इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्पॉन्टेनियसली एमिट्स रेडिएशन, यानी स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट करता है। कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस हो, चाहे वो नेचुरली अनस्टेबल है या आपने आर्टिफिशियली उसको अनस्टेबल किया है, रेडिएशन वो स्पॉन्टेनियसली एमिट करेगा। देखो कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो नेचुरली अनस्टेबल हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम आर्टिफिशियली अनस्टेबल बनाते हैं। तो जब कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है तो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो स्टेबल हो सके। तो यहां पर हमने लिखा है कि वो न्यूक्लियस क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट करता है इन फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा। और ये रेडिएशन तीन तरीके की होती हैं, अल्फा रेडिएशन भी होती है, बीटा रेडिएशन भी होती है, और गैमा रेडिएशन भी होती है। और ये क्यों एमिट करता है, इन ऑर्डर टू बिकम मोर स्टेबल, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब ये जो अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशन है ना, इनको भी आगे चलकर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके की रेडिएशंस हैं। लेकिन पहले हमने यहां पर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन अच्छे से देखनी है। तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन में आपको क्या समझ आया, ये ऐसा फिनोमेना है इन विच अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एटम का क्या करता है, रेडिएशंस एमिट करता है, अल्फा, बीटा या गैमा रेडिएशंस टू बिकम मोर स्टेबल। और ये रेडिएशंस क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली एमिट करता है। तो यहां तक ये है रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन। अब हमने पढ़नी है कि रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन सेपरेट हेडिंग में इसलिए लिखी है क्योंकि पेपर में अक्सर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इनसे रिलेटेड। तो आपको ये तीनों रेडिएशंस के नेम याद होने चाहिए। आगे चलकर अभी हम इनको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां तक हमने इन तीनों के नेम लिखे हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गैमा रेडिएशंस। तो अल्फा को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जब आपने खुद लिखना है नोट्स में तो अल्फा को इस तरीके से लिखना है, बीटा को इस तरीके से लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अल्फा को ऐसे लिखा हुआ होता है, तो ये अल्फा नहीं है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अल्फा इज दिस, ये वाला बीटा है, और गैमा को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज गैमा। तो आपने जब भी नोट्स में लिखना है या फिर पेपर में लिखना है तो अल्फा, बीटा और गैमा को इस पैटर्न पर लिखना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बीटा को ऐसे लिख देते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये बी है या बीटा है। इसलिए आपने अल्फा, बीटा और गैमा के सिंबल्स को अच्छे तरीके से याद रखना है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना है। तो यहां तक ये था कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। इसके साथ साथ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, यानी कि अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गैमा रेडिएशंस। अब हम चलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब होता कुछ इस तरीके से है कि कुछ न्यूक्लियाई नेचुरली अनस्टेबल होते हैं, यानी नेचर में कुछ न्यूक्लियाई ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, और उन न्यूक्लियाई की एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। The nuclei whose atomic numbers are greater than 82, ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है। तो बच्चों एटॉमिक नंबर क्या होता है, चार्ज नंबर, यानी कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में। तो यहां पर हमने लिखा है कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है
वो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं और खुद से क्या करने लगते हैं, रेडिएशन एमिट करने लगते हैं, और इस रेडिएशन एमिट करने वाले फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। दीज अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियसली एमिट रेडिएशन, ये स्पॉन्टेनियसली रेडिएशन एमिट करते हैं। सच न्यूक्लियाई आर नोन एज रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, और ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। यानी ऐसे न्यूक्लियाई जो नेचुरली अनस्टेबल होते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं, उन न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तो यहां से मालूम हो गया कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। एंड द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। और ये जो फिनोमेनन है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियस नेचुरली रेडिएशन एमिट करता है, इट इज नोन एज नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अनस्टेबल आइसोटोप्स कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। लेबोरेटरी में भी हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के जरिए अनस्टेबल आइसोटोप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियर आइसोटोप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब ये अनस्टेबल होंगे तो ये क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। तो यही जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब यहां पर नीचे हमने लिखा है कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। When a stable element is bombarded with high energy particles such as neutrons, protons, alpha particles और gamma rays, बेसिकली होता है इस तरीके से है कि जो पार्टिकल एक्सेलरेटर है इसमें पार्टिकल्स को हाई स्पीड पर एक्सेलरेट करवाया जाता है। जैसे कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इनको हाई स्पीड पर यानी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट एक्सेलरेट करवा के टारगेट पर बम्बार्ड किया जाता है ताकि टारगेट को क्या किया जा सके, अनस्टेबल किया जा सके। यानी एक स्टेबल न्यूक्लियाई पर हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स बम्बार्ड करवा के उस स्टेबल न्यूक्लियाई को अनस्टेबल किया जाता है। तो जब वो अनस्टेबल हो जाते हैं तो क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। तो ये बात देखिए, इट बिकम्स अनस्टेबल एंड स्टार्ट्स emitting radiations. This phenomenon is called artificial radioactivity और इसको हम कहते हैं artificial radioactivity। तो इस केस में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो आइसोटोप्स और रेडियो न्यूक्लाइड्स। अब यहां पर नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में जो मेन डिफरेंस है वो आपने समझना है। बहुत से बच्चे समझते हैं कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में रेडिएशंस नेचुरली निकलती हैं, इसमें आर्टिफिशियली निकलती हैं, लेकिन ये कंसेप्ट रॉन्ग है। आपने इस बात को थोड़ा सा समझना है कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में मेन डिफरेंस क्या है। यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। इस तरफ मैं लिखता हूं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और यहां पर लिख देते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई एग्जिस्ट नेचुरली, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, ये कोई नोट्स नहीं है, जस्ट रफ वर्क है। एग्जिस्ट नेचुरली, और इसमें क्या होता है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई को आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। क्या किया जाता है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई और प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, और प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। और आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस करते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई पर हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स हैं। तो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स जब उनके ऊपर बम्बार्ड होते हैं तो उस केस में वो अनस्टेबल हो जाते हैं। यानी इसका मतलब कि यहां पर हम आर्टिफिशियली अनस्टेबल न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब रेडिएशन एमिट करने वाला जो प्रोसेस है वो इसमें भी स्पॉन्टेनियस है, इसमें भी स्पॉन्टेनियस है। बच्चे क्या समझते हैं, इसमें रेडिएशन एमिट करने वाला प्रोसेस नेचुरल है और इसमें रेडिएशन एमिट करने वाला प्रोसेस आर्टिफिशियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिफरेंस जस्ट इतना है कि इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और इसमें अनस्टेबल न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस किया जाता है। बाकी ये नेचुरल रूल है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशन एमिट करता है। जहां पर भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो रेडिएशन एमिट करेगा, चाहे वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है या फिर वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। जस्ट फर्क इतना है कि ये वाले जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं और इधर ये जो हमने अनस्टेबल न्यूक्लियाई लिखे हैं ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये भी अनस्टेबल हो गए, ये भी अनस्टेबल हो गए, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई नेचुरली रेडिएशन एमिट करते हैं और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी और प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। तो यहां से फिर समझ में ये आया कि जो न्यूक्लियाई नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं जब वो रेडिएशन एमिट करेंगे तो उसको हम कहेंगे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं जब वो रेडिएशन एमिट करेंगे तो उस रेडियो एक्टिविटी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी।
अब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं उनमें यूरेनियम आ जाता है, इसके साथ साथ थोरियम आ जाता है, रेडान आ जाता है, C14 यानी कि कार्बन 14 आ जाता है। और अगर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई की बात करें तो उनमें हमारे पास प्लूटोनियम 239 आ जाता है, इसके साथ साथ कोबाल्ट 60 आ जाता है, आयोडीन 131 आ जाता है और इसी के साथ साथ फास्फोरस 32। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स आर्टिफिशियल और नेचुरल रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई की। तो यहां तक ये है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब चलते हैं इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर अब हमने पढ़ना है कि अल्फा रेडिएशंस क्या होती हैं, बीटा रेडिएशंस क्या होती हैं, गैमा रेडिएशंस क्या होती हैं, या फिर अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन का बेसिक नेचर क्या है। यहां पर अब हमने एक सेटअप कंसीडर किया है जिसमें ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है, ये एक लेड का ब्लॉक है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट है और ये क्या एमिट कर रहा है, अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन एमिट कर रहा है। हम इनके बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं। देखो ये जो अल्फा है ना, बेसिकली ये पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है उसको हम अल्फा रे भी कह सकते हैं। तो यहां पर हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक लेड ब्लॉक है जिसमें एक रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट है। तो यहां पर फिर मैं लिख देता हूं लेड ब्लॉक, यानी कि इस लेड ब्लॉक में एक रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट है, इसको कह देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और यहां पर नेक्स्ट इन प्लेट्स के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। मान लीजिए इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं बेसिकली इन पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट है। तो इनके नीचे फिर मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट। क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट। और ये दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं और यहां पर ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है। जब यहां से अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस निकलेंगी और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगी तो इस प्लेट पर आके स्ट्राइक करेंगी, जहां से हमें यह मालूम होगा कि अल्फा पार्टिकल्स किधर डिफ्लेक्ट हुए हैं, बीटा पार्टिकल्स किधर डिफ्लेक्ट हुए हैं और इसके साथ साथ जो गैमा रेज हैं वो कैसे पास करके गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में से। तो यहां पर फिर लिख देते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। अब यहां पर होता कुछ इस तरीके से है कि पहले ये अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं, जैसे ही वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होती हैं तो इस केस में अल्फा रेडिएशंस का कुछ और बिहेवियर होता है, बीटा रेडिएशंस का कुछ और होता है, गैमा रेज का कुछ और होता है। तो यहां पर वो वाली बीम जिसमें अल्फा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और जो गैमा रे है वो सीधी सीधी आगे चली जाती है, यानी उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी असर नहीं करती। कुछ इस तरीके से गैमा रे इस तरीके से आगे, दिस वाज अल्फा रे, दिस इज गैमा रे। और जो बीटा रे है यानी कि वो वाली बीम जिसमें बीटा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि बीटा रे जैसे ही निकलती है वो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको मैं कह देता हूं बीटा रे, दिस इज बीटा रे। यहां पर अब आपकी बुक में भी लिखा गया है व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। अब ये अल्फा भी बेसिकली पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है और गैमा रे है। अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है ना उसको हम अल्फा रे भी कह सकते हैं, बीटा पार्टिकल्स की जो बीम है उसको हम बीटा रे भी कह सकते हैं, यानी कि बीटा रेडिएशंस। अब यहां पर जितनी भी अल्फा रेज है वो सारी की सारी नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी। तो यहां पर भी अल्फा रेज लिख देते हैं, गैमा रेज सारी की सारी सीधी जाएंगी और ये जो बीटा रेज है ये सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब हमने सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स की बिहेवियर की बात करनी है। हेडिंग लगाई है बिहेवियर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब अगर इस तरीके से पेपर में सब हेडिंग्स की फॉर्म में लिखा जाए तो एक बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता है। लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स देने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि अगर आप इस तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में लिखकर आएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल्स किधर डिफ्लेक्ट होती हैं, अल्फा रे किधर गई, इधर गई, यानी जितनी भी अल्फा रे थी वो सारी की सारी नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं
जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं। जब नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं तो यहां से फिर हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है अल्फा पार्टिकल्स की कि अल्फा पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि देखो अगर अल्फा पे पॉजिटिव है तभी तो ये नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव है तो ये किधर आ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, जो कि आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अल्फा पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो हमने सबसे पहले ये लिखा है अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहां से फिर क्या प्रूव हुआ, दिस शोज दैट अल्फा पार्टिकल्स कैरी ए पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कितनी स्पीड के साथ मूव करते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आर एमिटेड विद हाई स्पीड्स, टिपिकली ए फ्यू % ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अल्फा पार्टिकल्स क्या करते हैं, हाई स्पीड के साथ एमिट होते हैं, यानी हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं फ्यू % ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के फ्यू % स्पीड के साथ ये मूव करते हैं। रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ड्यू टू देयर लार्ज मैस अल्फा पार्टिकल्स कैन ट्रेवल ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स का मैस बीटा पार्टिकल्स से काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जस्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ही एयर में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, यानी बीटा पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है। तो आपने क्या देखा कि जो बीटा पार्टिकल्स वाली बीम थी, यानी कि जो बीटा रेस थी, वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। अब बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं, तो इस वजह से हम इनको ऐसे लिख देते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। ये वाली पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये वाली नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो बीटा रेज हैं ये इस तरफ पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये लिखा है बीटा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इंडिकेट्स दैट बीटा पार्टिकल्स पोजेस ए नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर जो नेगेटिव पार्टिकल्स है वो किधर डिफ्लेक्ट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। जब बीटा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं तो इसका मतलब कि बीटा पार्टिकल्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहां पर हमने ये लिखा है दिस इंडिकेट्स दैट बीटा पार्टिकल्स पोजेस ए नेगेटिव चार्ज। The deflection of beta particles is greater than that of alpha particles। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो अल्फा रे जो है वो कम डिफ्लेक्ट हुई है और बीटा रे ज्यादा डिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स कम डिफ्लेक्ट हुए हैं और बीटा पार्टिकल्स ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। यहां पर डिफ्लेक्शन कम है, यहां पर डिफ्लेक्शन ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनका मैस अल्फा पार्टिकल से कम है, यानी बीटा पार्टिकल्स लाइटर होते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर यही बात लिखी है, दिस प्रूव्स दैट बीटा पार्टिकल्स आर मच लाइटर देन अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स से लाइटर हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। नेचर एंड स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बीटा पार्टिकल्स है ये बेसिकली फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है इतना ही बीटा पार्टिकल्स पर होता है। आगे चलकर हम डीके में इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। They travel with speeds up to 0.9995 times the speed of light। यानी कितनी स्पीड के साथ मूव करते हैं, 0.9995 c के साथ। इतनी स्पीड के साथ ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अच्छी खासी स्पीड है, यानी नियर टू दी स्पीड ऑफ लाइट ये मूव करते हैं। अब चलते हैं कि गैमा रेस का बिहेवियर किस तरीके का होता है। तो क्या हेडिंग लगाएंगे, बिहेवियर ऑफ गैमा रेस। Gamma rays pass through the electric field without any deflection, which shows that they have no electric charge। यानी कि gamma rays सीधी सीधी पास हो गई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, gamma rays की कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई। इसका मतलब यह है कि gamma rays न्यूट्रल होती है, कोई चार्ज कैरी नहीं करती। अगर ये कोई चार्ज कैरी करती तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जरूर डिफ्लेक्ट होती। जब नहीं डिफ्लेक्ट हुई तो यहां से फिर ये मालूम हुआ कि gamma rays न्यूट्रल होती हैं। तो यही बात लिखी है, दिस शोज दैट दे हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उनके पास कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। नेचर ऑफ गैमा रेज, गैमा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स। लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे कि लाइट है, इसका डुअल नेचर है, यानी ये एज ए वेव भी बिहेव कर सकती है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें लाइट का वेव नेचर प्रूव होता है और कुछ ऐसे हैं जिनमें पार्टिकल नेचर प्रूव होता है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, इनमें इसका वेव नेचर प्रूव होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसके साथ साथ पेयर प्रोडक्शन,
ऐसे फिनोमेना में इसका पार्टिकल नेचर प्रूव होता है। तो ये जो लाइट के पार्टिकल्स है ना, इनको हम कहते हैं फोटॉन्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर किन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है? फोटॉन्स पर। तो ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो कि हाई एनर्जी फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है उनको हम कहते हैं गैमा रेडिएशंस। तो यहां पर ये बात लिखी है कि गैमा रेडिएशंस बेसिकली फोटॉन्स पर कंसिस्ट होती है, यानी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ फोटॉन्स, और उनमें कौन से फोटॉन्स होते हैं? हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ गैमा रेज। तो गैमा रेज की स्पीड कितनी होनी चाहिए? इनको स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही मूव करना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किस स्पीड के साथ मूव करती हैं? सी के साथ मूव करती हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड इन फ्री स्पेस। तो ये बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती हैं। पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजेशन एबिलिटी। सबसे पहले तो पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजेशन का मीनिंग समझना पड़ेगा। पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि जब ये रेज किसी मटेरियल में एंटर होती हैं तो कितनी किसी मटेरियल में ये जा सकती है, यानी कि अगर पेपर में जा सकती है तो पेपर में कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं, वुड में जा सकती हैं तो वुड में कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी इस तरीके से ये मटेरियल में किस हद तक एंटर हो सकती हैं। और आयोनाइजेशन एबिलिटी का मतलब ये है कि जब ये रेडिएशंस किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उस मटेरियल के जो एटम्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉकआउट करने की कितनी एबिलिटी रखती हैं। देखो मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट देता हूं। कंसिडर कर लीजिए कि ये न्यूक्लियस है, लेट्स से दिस इज न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी कि प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं यहां पर किस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? बाहर शेल्स में इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से मान लो ये मूव कर रहे हैं। ऐसे आर्बिट्रेरी डायग्राम ड्रा किया, जस्ट रफ डायग्राम आपको समझाने के लिए। अब जब ये अल्फा बीटा या फिर गैमा रेडिएशंस किसी भी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो मैटर में क्या प्रेजेंट होता है? एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली ये एटम के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो मान लो यहां पर एक अल्फा रे आई आके इंटरेक्ट की, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से नॉकआउट करने की कितनी एबिलिटी रखती हैं? यानी कि जब अल्फा रे आई उसके पास कितनी एबिलिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाल सकती है। एटम से बाहर निकालने वाला जो प्रोसेस है ना, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। आपने केमिस्ट्री में एक और कंसेप्ट भी पढ़ रखा होगा, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जंप करता है, यानी जब उसको एनर्जी मिलती है तो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में आ जाता है। दिस इज नोन एज एक्साइटेशन, यानी एटम एक्साइट हो जाता है। लेकिन आयोनाइजेशन का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए कि वो एटम से बाहर निकल आए। अगर एटम से बाहर निकल आए तो उसको हम कहते हैं आयोनाइज्ड एटम, यानी कि एटम आयोनाइज हो गए, और इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो अल्फा रेज के पास कितनी एबिलिटी है कि ये एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकती है या फिर एटम्स को आयोनाइज कर सकती हैं। बीटा रेज के पास कितनी एबिलिटी है? गैमा रेज के पास कितनी एबिलिटी है? दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एबिलिटी। यानी ये जो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस हैं इनके पास कितनी एबिलिटी है कि जब ये मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो एटम के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर सकती हैं। दिस एबिलिटी इज नोन एज आयोनाइजेशन एबिलिटी। ये जस्ट रफ फर्क था। तो यहां पर अब हम आयोनाइजेशन एबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। गैमा रेज हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। अल्फा की कम होती है, बीटा की उनसे ज्यादा होती है, गैमा की इससे भी ज्यादा होती है। आगे चलकर अभी एक टेबल हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। बट द लोएस्ट आयोनाइजेशन पावर अमंग दी 3 रेडिएशंस। लेकिन ये जो गैमा रेडिएशंस हैं इनकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो सबसे कम होती है। जो आयोनाइजिंग पावर है वो सबसे ज्यादा अल्फा रेडिएशंस की होती है, बीटा की उससे कम, गैमा की उससे कम। तो यहां पर अपने याद रखना है कि जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है उसकी आयोनाइजिंग पावर कम है। देखो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये एक हैवी पार्टिकल है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो यहां पर एक टेबल प्रेजेंट है, इसके ऊपर कुछ ग्लास की बॉटल्स प्रेजेंट है। अल्फा पार्टिकल हैवी पार्टिकल है, उसको हम एक स्टोन की तरह मान लेते हैं। जस्ट कंसीडर करें, जब मैं एक बड़ा स्टोन उठाकर फेंकूंगा तो ज्यादा बॉटल्स गिरेंगी, ज्यादा बॉटल्स गिरेंगी। बॉटल्स गिरने वाले प्रोसेस को या टूटने वाले प्रोसेस को कह दो आयोनाइजेशन, यानी कि वो ज्यादा बॉटल्स को जाकर तोड़ देगा। यानी अल्फा पार्टिकल्स का मैस ज्यादा है, जब मैस ज्यादा है बड़ा स्टोन होगा, ज्यादा बॉटल्स तोड़ लेगा, इसका मतलब कि इसकी आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है अल्फा पार्टिकल्स की। और बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े से लाइट होते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़े से लाइट होते हैं। जब लाइट होते हैं तो जब मैं बीटा पार्टिकल एक छोटे स्टोन को यहां पर फेंकूंगा तो कम बॉटल्स टूटेंगी या फिर कम बॉटल्स यहां से नीचे गिरेंगी। तो इसका मतलब कि बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर थोड़ी सी कम है अल्फा से। और अगर गैमा रेज की बात करें तो गैमा रेज तो फोटॉन्स पर मुश्तमिल होती है। फोटॉन्स के बारे में तो आपको मालूम है कि इनका रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर ये जो गैमा रेज है फिर इनकी आयोनाइजेशन पावर क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्योंकि देखो अगर मैं बहुत ही लाइट सा पार्टिकल्स इन बॉटल की तरफ फेंकता हूं तो शायद कोई बॉटल भी ना गिरे या फिर एक आध बॉटल गिर जाए। तो इसका मतलब कि जो गैमा रेज है बेसिकली इनकी आयोनाइजिंग पावर बहुत ही कम होती है। अब चलते हैं पेनिट्रेशन पावर की तरफ। मैंने आपको क्या कहा था कि अल्फा पार्टिकल को आप एक थोड़ा बड़ा स्टोन कंसीडर करें, बीटा पार्टिकल को थोड़ा सा छोटा और गैमा को और छोटा, यानी कि क्योंकि ये फोटॉन्स हैं बेसिकली।
तो देखो यहां से कौन पेनिट्रेट कर गया, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट इसने किया क्योंकि छोटा था, सारी बॉटल में से गुजर गया सीधा सीधा। ये जो बड़ा है इसने एक दो बॉटल्स गिराई और फिर ये भी आगे गुजर गया, लेकिन इसने जब बहुत सारी गिराई तो ये खुद भी वहीं पर गिर जाएगा। यानी इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी और ज्यादा है। लेकिन आयोनाइजिंग पावर के केस में क्या होगा, वो इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम और इसकी उससे भी कम। अब जरा स्टोन्स को लीव कर दीजिए, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा और इसको गैमा। तो यहां पर अब क्या होगा, अल्फा क्योंकि मैसिव पार्टिकल है तो इसकी आयोनाइजेशन पावर ज्यादा होगी, बट पेनिट्रेट ये कम कर पाएगा क्योंकि ये मैसिव है। बीटा पार्टिकल की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो तो अल्फा से ज्यादा होगी, बट आयोनाइजिंग पावर कम होगी। ये जो गैमा रेज हैं इनकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, बट आयोनाइजिंग पावर सबसे कम है। तो यहां तक ये था पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजिंग एबिलिटी, यानी ये जो अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है और आयोनाइजिंग पावर कितनी है। आगे चलकर हम एक टेबल में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं रेडियो एक्टिव डीके की तरफ। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं ये स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट करते हैं ताकि ये स्टेबल हो सके। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीके कहते हैं। फिनोमेनन को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, बट प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई का रेडिएशंस एमिट करना और फिर स्टेबल हो जाना, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिव डीके। तो मैंने आपको क्या बताया कि रेडिएशंस कितने तरीके की होती हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस एंड गैमा रेडिएशंस। तो ऐसा डीके प्रोसेस जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा रेज एमिट करके स्टेबल होता है उसको हम कहते हैं अल्फा डीके, जिसमें बीटा रेडिएशन एमिट करता है उसको हम कहते हैं बीटा डीके, जिसमें गैमा रेडिएशन एमिट करता है उसको क्या कहते हैं, गैमा डीके। तो यहां पर यही बात लिखी है, द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस emits alpha particles, beta particles और gamma particles to become more stable is called radioactive decay। ये जस्ट एक जनरल डेफिनेशन है कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर स्टेबल होने के लिए अल्फा बीटा गैमा कोई रेडिएशन एमिट करेगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव डीके या फिर सिंपल डीके। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो जब अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होगा अल्फा रेडिएशन एमिट करके तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस अल्फा डीके है। लेकिन अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल हो रहा है बीटा रेडिएशन एमिट करके तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बीटा डीके। अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है गैमा रेडिएशंस को एमिट करके तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमा डीके। तो रेडियो एक्टिव डीके का बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल हो रहा है अल्फा रेज एमिट करके तो दिस प्रोसेस इज अल्फा डीके। अगर बीटा रेज एमिट करके स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब कि इट इज बीटा डीके। अगर गैमा रेज एमिट करके स्टेबल हो रहा है तो इट इज गैमा डीके। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्फा डीके। तो हेडिंग लगाइए अल्फा डीके। अल्फा को आपने प्रॉपरली लिखना है इस तरीके से, इसको ए नहीं लिखना, ए इज डिफरेंट बट अल्फा इज डिफरेंट। दिस इज ए एंड दिस इज अल्फा। अल्फा और ए में आपने फर्क रखना है। If the nucleus has more protons than the number of neutrons, the electrostatic repulsive force between protons exceeds the strong nuclear force of attraction. As a result, the nucleus becomes unstable and emits an alpha particle. एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ बिल्कुल, खुद से जरा डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर डेफिनेशन पेपर में भूल जाए, आपको नहीं याद, आपने याद किया, लेट्स से आपने पूरी रात लगा के पेपर की तैयारी की, आपने अल्फा डीके बीटा डीके गैमा डीके को अच्छे से तैयार किया, लेकिन अभी ना आपको अल्फा डीके की डेफिनेशन भूल गया। जस्ट कंसिडर करो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, पेपर दे रहे हो, लेकिन अल्फा डीके के बारे में आपको याद नहीं आ रहा। तो पता है वहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सोचना है कि हाँ अल्फा पार्टिकल्स पर क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था। यानी कि अल्फा डीके में बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव वाले पार्टिकल्स एमिट करेगा, तो इसका मतलब कि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स एक्स्ट्रा हो गए तभी तो एमिट कर रहे हैं। यानी कि एक न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है। मैंने आपको क्या बताया कि न्यूक्लियस किस वक्त अनस्टेबल होता है, जब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाए या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो इसका मतलब अल्फा डीके में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे यानी एमिट होंगे। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है इसमें फिर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है तभी तो ये एमिट करेगा। तो इसका मतलब कि यहां पर इसमें ज्यादा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। प्रोटॉन्स इसमें बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रोटॉन्स हैं, इस तरीके से प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स क्या है बेचारे बहुत कम है, यहां पर ज्यादा प्रोटॉन्स ही प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियस क्या हो गया यहां पर, अनस्टेबल है। अब क्योंकि अनस्टेबल है इसमें प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि ये डीके हो और ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना इनको थोड़ा सा निकाल दे ताकि ये स्टेबल हो सके।
इसका मतलब कि अल्फा डीके उस वक्त होता है जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में ज्यादा हो जाए। आपकी बुक में भी सबसे पहले यही सेंटेंस लिखा गया है, इफ द न्यूक्लियस हैज मोर प्रोटॉन्स देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से तो क्या होगा, अल्फा डीके होगा। यानी यहां से हमें थोड़ा थोड़ा याद हो रहा है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल्स ही एमिट होंगे, अल्फा रेडिएशन एमिट होंगी। इसका मतलब कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं, इसी वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करना चाहता है। तो इसका मतलब कि अल्फा डीके में जो प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं जब न्यूट्रॉन से, तो उस केस में न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और अल्फा डीके वहां पर होता है। देखो यहां पर ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हुआ क्यों है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लो ये एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से रिपेल करेंगे, यानी कि इन दोनों के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक फोर्स है और वो एज ए रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही है। अब हमें ये भी मालूम है कि जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनको स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड करके रखती है, यानी इनके दरमियान स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स भी होती है। और नॉर्मल केसेस में ऐसे होता है कि स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर जाती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। लेकिन यहां पर हमने कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसा केस जिसमें ये रिपल्सिव फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विन कर जाती है इस फोर्स से, तो उस केस में हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल हो चुका है और ये डिके होना चाहता है। तो यहां पर यही बात लिखी गई है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एक्सीड्स द स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी यहां पर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है, लेकिन क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो रिपल्सिव फोर्स स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर गई है, उससे एक्सीड कर गई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो फिर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करेगा, स्टेबल होना चाहेगा। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। कौन सी रेडिएशन एमिट करेगा, अल्फा रेडिएशन एमिट करेगा, यानी कि यहां पर अल्फा डीके होगा, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा, अल्फा डीके होगा। तो ये है थोड़ी सी बेसिक्स अल्फा डीके की। तो यहां पर अब आपको ये याद रहना चाहिए कि अल्फा डीके में क्या होगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव वाले पार्टिकल ज्यादा हो गए हैं, इसी वजह से वो डीके होना चाहता है और उस केस में अल्फा डीके होगा। तो यहां तक ये है अल्फा डीके की बेसिक्स, यानी कि अल्फा डीके की फिर कंडीशन क्या है। अगर अल्फा डीके होना है तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ज्यादा होंगे तो उसी केस में क्या होगा, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा और इस डीके प्रोसेस को हम कहेंगे अल्फा डीके। तो यहां पर फिर बेसिक कंडीशन फॉर अल्फा डीके ये है कि अल्फा डीके अगर होना है तो इस केस में न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। अब देखते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल है ये होता किस तरीके का है। देखो अभी हमने ये तो पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कैसा होता है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, एन अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू ए हीलियम न्यूक्लियस। आपको मालूम है कि हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है डेट इज 2 और जो मास नंबर है वो 4 है। अब एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है तो Z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और मास नंबर क्या है यहाँ पर A इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, N इज इक्वल टू A माइनस Z यानी कि 4 माइनस 2, तो आंसर क्या आएगा 2, यानी कि इसमें 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू हीलियम न्यूक्लियस कंसिस्टिंग ऑफ 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर ये बात लिखिए कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, यानी जो अल्फा पार्टिकल है इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है लॉस ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन अल्फा डीके, यानी कि अल्फा डीके में कितने न्यूक्लियॉन्स लॉस होंगे। न्यूक्लियॉन से क्या होना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो अल्फा पार्टिकल के पास कितना एटॉमिक नंबर और कितना मास नंबर है, 2 एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर, यानी 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जब भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उसमें से 4 न्यूक्लियॉन्स माइनस हो जाएंगे, यानी कि 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो यही बात लिखी है, ड्यूरिंग अल्फा डीके द न्यूक्लियस लूजेस 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास कितने होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स। तो जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो उसमें से 2 न्यूट्रॉन्स भी निकल जाएंगे, 2 प्रोटॉन्स भी निकल जाएंगे। इसका मतलब कि वो न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन्स भी लूज करेगा और 2 न्यूट्रॉन्स भी लूज करेगा। जब 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स लूज करेगा तो उस केस में एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कितना चेंज आएगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। क्योंकि देखो यहां पर मास नंबर कितना है, 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। मान लो कोई भी न्यूक्लियस है, लेट्स से XZA,
यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वो Z है और जो मास नंबर है वो A है। अब जब ये वाला न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो यहां पर A में से कितने माइनस हो जाएंगे 4 और Z में से कितने माइनस हो जाएंगे 2। इसका मतलब कि मास नंबर डिक्रीज होगा 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा 2 से। एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा, मास नंबर में से 4 माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। जब न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया है तो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स अपने साथ ले गया है, यानी कि जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है अब उसमें से कितने न्यूक्लियॉन्स निकल चुके हैं 4 न्यूक्लियॉन्स, यानी उसका जो मास नंबर है उसमें से 4 माइनस हो जाएगा और एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर अब नेक्स्ट हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। अभी जो हमने यहां पर बात की है ना कि एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होगा और मास नंबर में से 4 माइनस होगा, यहां पर अब जनरल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा डीके, मान लो कोई भी एक न्यूक्लियस है XAZ, यानी कि मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है, और यहां पर ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल होना चाह रहा है तो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी, एक अल्फा पार्टिकल मान लो इसने निकाल दिया है हीलियम 2-4, यानी कि 2 एटॉमिक नंबर और 4 मास नंबर। अब यहां पर फिर एक नया न्यूक्लियस बनेगा, उसमें से मास नंबर 4 माइनस हो जाएगा, यानी कि A-4 हो जाएगा और इसके साथ साथ Z-2 हो जाएगा। अब देखो ये जो इक्वेशंस है ना ये दोनों तरफ बैलेंस होनी चाहिए। यहां पर थोड़ी सी बात याद रखो, यहां पर Z है तो यहां पर भी टोटल करके Z ही रहना चाहिए, यहां पर A है तो टोटल करके A रहना चाहिए। तो जरा टोटल करके देखते हैं, ऊपर देखो A-4 + 4 कितना बना, 4 कैंसिल तो A बाकी रह गया। इसी तरीके से Z-2 + 2 2 गए और बाकी Z रह गया। इसका मतलब कि अल्फा डीके में ये जो मास नंबर है ये 4 से डिक्रीज होगा और चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा। अब यहां पर ये वाला जो न्यूक्लियस है ना इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, यहां पर लिख देते हैं XAZ, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस। अब ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस है। डिके होने के बाद जो नया न्यूक्लियस बनता है उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस, दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस। पेरेंट न्यूक्लियस ने एक अल्फा पार्टिकल एमिट किया है तो जो डॉटर न्यूक्लियस बना है वो ये वाला है, यानी X और इसका मास नंबर कितना है A-4 और एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर कितना है Z-2। इसके साथ साथ एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है He, जिसको हम कहते हैं हीलियम 2-4। सो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा डीके। अल्फा डीके में क्या हुआ है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस डीके हुआ है, उसने अल्फा पार्टिकल एमिट किया है, जो डॉटर न्यूक्लियस बना है उसमें A-4 क्या है मास नंबर और Z-2 क्या है एटॉमिक नंबर। सो दिस इज पेरेंट न्यूक्लियस, दिस इज डॉटर न्यूक्लियस एंड दिस इज अल्फा पार्टिकल। जब भी अल्फा डीके होगा तो उस केस में जो एक्सप्रेशन रहेगा वो इसी तरीके का रहेगा, यानी यहां पर जो भी न्यूक्लियस होगा जब वो अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो हम उसके मास नंबर में से 4 माइनस कर देंगे और उसका जो चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 माइनस कर देंगे। तो अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। A radioactive isotope radium-226 emits an alpha particle and decays into daughter nucleus radon-222। यानी यहां पर एक रेडियम-226 न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल है, वो स्टेबल होना चाहता है और स्टेबल होने के लिए क्या होगा, अल्फा डीके होगा। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, पेरेंट न्यूक्लियस लिखेंगे, वो कौन सा है रेडियम, उसको हम RA से लिखते हैं। इसका मास नंबर 226 है और इसका एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर 88 है। अब ये क्या करेगा, डीके होगा, ये स्टेबल होना चाहता है तो डीके होगा। यहां पर कौन सा डीके हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, तो यहां पर जरा अल्फा पार्टिकल एमिट करवा दीजिए। हीलियम 2-4 जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। प्लस यहां पर क्या बनेगा, एक डॉटर न्यूक्लियस बनेगा। तो डॉटर न्यूक्लियस कौन सा बन रहा है, रेडॉन बन रहा है, उसको हम RN से डिनोट करते हैं। यहां पर देखिए अब 226 में से 4 माइनस करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, 222 रह जाएगा। तो इसका मतलब कि जो नया न्यूक्लियस बना है इसका मास नंबर 222 है। यहां पर 88 में से 2 माइनस होगा तो बाकी क्या रह जाएगा, 86 रह जाएगा। तो इसका मतलब कि जो नया न्यूक्लियस बना है, जो डॉटर न्यूक्लियस बना है, उसका चार्ज नंबर 86 है। अब यहां पर ऐड कीजिए, 222 में अगर 4 ऐड करें तो 226 वापस आ जाता है, 86 में अगर 2 ऐड करें तो 88 आ जाता है। अब अक्सर बच्चों को ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर भूल जाते हैं। पेपर में क्या उन्होंने किया होता है, उनकी इक्वेशन दोनों साइड पर बैलेंस ही नहीं होती। जब बैलेंस ही नहीं होती तो वहां पर सीधा क्रॉस लग जाता है, उस इक्वेशन का फिर कोई नंबर नहीं मिलता। तो अपने याद रखना है कि मास नंबर इधर भी और इधर भी ऐड करके क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। 222 में 4 ऐड करें तो वापस 226 आना चाहिए, 86 में 2 ऐड करें तो वापस 88 आना चाहिए।
In this nuclear reaction, the daughter nucleus radon is different from the parent nucleus radium. रेडॉन का मैस नंबर कितना है 222, उसको यहां पर लिख दीजिए, और इसके साथ साथ इसका एटॉमिक नंबर 86 है। और यहां पर रेडियम क्या था, पेरेंट न्यूक्लियस, और इसका मैस नंबर 226 था और एटॉमिक नंबर कितना था 88। रेडियम 226 डीके हुआ है और क्या बना है, रेडॉन बना है, साथ में अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्फा डीके। यानी कि अल्फा डीके में हमारे पास ये जो पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस है ये सेम नहीं है बल्कि डिफरेंट है। रेडियम डीके हुआ है रेडॉन में। The transformation of one element into another is called transmutation of elements। यानी एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूटेशन। यानी कि यहां पर रेडियम था, यहां पर रेडॉन बन गया, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो यही जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर एलिमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब पेपर में ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो एक जनरल डेफिनेशन यहां पर लिख लेते हैं। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट चेंजेस इनटू न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी यहां पर रेडियम था, यहां पर आके रेडॉन बन गया, एक एलिमेंट का न्यूक्लियस दूसरे एलिमेंट के न्यूक्लियस में चेंज हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। और ये क्यों हुआ है, रेडियो एक्टिव डीके की वजह से। तो आसान सी डेफिनेशन है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज द प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ वन एलिमेंट changes into nucleus of another element as a result of nuclear reaction such as radioactive decay। यानी यहां पर रेडियोएक्टिव डिके हुआ है, रेडियम रेडॉन में चेंज हो गया। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज मेंट बाय ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो आपने क्या करना है, हेडिंग लगानी है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये वाली डेफिनेशन उठाकर लिख देनी है और उसके साथ ये वाली एग्जांपल भी उठाकर लिख देनी है। तो वहां पर आपको उस चार्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है मैस डिफेक्ट इन अल्फा डीके। अब ये जो अल्फा डीके हुआ है ना, इसमें ये देखा गया है कि जो लेफ्ट साइड पर मैस है वो ज्यादा आता है और राइट साइड पर मैस कम आता है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। तो अगर लेफ्ट साइड पर मैस ज्यादा है और राइट साइड पर मैस कम है तो इसका मतलब कि यहां पर मैस का डिफेक्ट आ रहा है, तो इसी को हम नाम दे रहे हैं मैस डिफेक्ट। Experimental observation showed that mass of parent nucleus is greater than combined mass of daughter nucleus and the alpha particle। यानी कि इसका मैस ज्यादा है और अगर इन दोनों का मैस सेपरेटली फाइंड करके ऐड किया जाए तो वो कम आ रहा है। यानी इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर मैस प्रैक्टिकली ज्यादा आ रहा है और राइट साइड पर मैस प्रैक्टिकली कम आ रहा है। तो यही जो मैस में कमी आई है इसको हम कहते हैं मैस डिफेक्ट। और ये कहां से नोट किया गया, एक्सपेरिमेंटली नोट किया गया है। यानी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शो दैट मैस ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन कंबाइंड मैस ऑफ डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल्स। यानी इसका मैस ज्यादा है, इन दोनों का मैस मिलाकर कम आ रहा है। Thus the total mass energy is equal to mc square of the decay product is less than the mass energy of the original nucleus। यानी फिर अगर यहां पर हम E is equal to mc square फाइंड करेंगे तो वो कम आएगा एनर्जी मैस, क्योंकि यहां पर मैस ज्यादा आ रहा है प्रैक्टिकली और यहां पर मैस प्रैक्टिकली कम आ रहा है। तो इसका मतलब इधर मैस एनर्जी ज्यादा है और इधर मैस एनर्जी कम है, यानी कि फर्क आ रहा है। तो यही जो इनके दरमियान डिफरेंस है ना, इसको हम कहते हैं क्यू वैल्यू। यानी इधर का mc स्क्वायर माइनस इधर का mc स्क्वायर, दिस इज नोन एज क्यू वैल्यू। द डिफरेंस इन मैस एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर बिफोर एंड आफ्टर डिके इज नोन एज द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू ऑफ द डिके। तो अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए व्हाट इज मेंट बाय क्यू वैल्यू और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, तो आपने क्या करना है, सीधे सीधे लिख देना है द डिफरेंस इन मैस एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर डिके। यानी अगर यहां पर हम इसका प्रैक्टिकल मैस पुट करें E इज इक्वल टू mc स्क्वायर में, तो जो एनर्जी निकल कर आती है वो ज्यादा है। और यहां पर इन दोनों के मैसेज अगर हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करें और फिर उसको ऐड करें और E इज इक्वल टू mc स्क्वायर फाइंड करें उस प्रैक्टिकल मैस को पुट करते हुए, तो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर का आंसर कम आता है। तो इधर के mc स्क्वायर में और इधर के mc स्क्वायर में जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस इज नोन एज क्यू वैल्यू और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। तो ये वाली डेफिनेशन आपने उठाकर लिख देनी है और उसके नीचे आपने ये वाले टू सेंटेंस उठाकर लिख देने हैं। यानी पहले आपने ये वाला लिखना है डिसइंटीग्रेशन एनर्जी और क्यू वैल्यू। अगर पेपर में पूछा जाए व्हाट इज मेंट बाय क्यू वैल्यू, तो पहले ये वाला उठाकर लिखना है, उसके बाद आपने नीचे ये वाला उठाकर लिख देना है। क्योंकि क्यू वैल्यू और डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कहां से आई है, मैस में डिफरेंस की वजह से। मैस में डिफरेंस था जिसकी वजह से मैस एनर्जी में डिफरेंस आया, यानी ई की वैल्यू इधर और उधर डिफरेंट आई। वो जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में वही तो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या फिर क्यू वैल्यू है। तो यहां तक है अल्फा डीके। अल्फा डीके में हमने क्या देखा कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से ज्यादा है वो अल्फा पार्टिकल्स एमिट करके स्टेबल होता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्फा डीके। क्योंकि अनस्टेबल न्यूक्लियस ने क्या किया है, अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए हैं, अल्फा पार्टिकल्स एमिट करके स्टेबल हुआ है, तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, अल्फा डीके कहा है।
नेक्स्ट है बीटा डीके। बीटा डीके बेसिकली दो तरीके का होता है, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके। बीटा के ऊपर आपने छोटा सा करके माइनस लिख देना है, बीटा के ऊपर छोटा सा करके प्लस लिख देना है। अगर बीटा के ऊपर छोटा सा करके माइनस लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीटा माइनस डीके। अगर प्लस लिखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, बीटा प्लस डीके। बेसिकली ये बीटा डीके के ही टू टाइप्स हैं। बीटा डीके को हम क्लासिफाई करते हैं, कभी कभी बीटा माइनस डीके होता है और कभी कभी बीटा प्लस डीके होता है। तो सबसे पहले हम बीटा माइनस डीके को डिस्कस करेंगे और फिर बीटा प्लस डीके को डिस्कस करेंगे। अगर जनरली हम बात करें तो बीटा डीके क्या होता है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होता है बीटा पार्टिकल्स एमिट करके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बीटा डीके कहते हैं। यानी कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है, वो स्टेबल होना चाहता है और इस केस में वो बीटा पार्टिकल्स अगर एमिट कर रहा है तो इस डीके प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बीटा डीके कहेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीटा माइनस डीके। क्या डिस्कस कर रहे हैं, बीटा माइनस डीके। यहां पर हमने माइनस जरूर लिखना है। बीटा नेगेटिव डीके को समझने से पहले इसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। विजुअलाइज मीन कि थोड़ा सा इसका माइंड मैप बना लेते हैं कि एक्चुअली होता कैसे होगा। थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखो, जब किसी भी न्यूक्लियस में ना न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन्स जो है वो ज्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे इन प्रोटॉन से। तो इस केस में होगा कुछ इस तरीके से। एक छोटा सा न्यूक्लियस ड्रा करते हैं। ये जो पिंक कलर से ये सारे का सारा रफ वर्क है, ये आपके प्रॉपर नीट नोट्स हैं। इसको प्रॉपरली समझते हैं कि बीटा माइनस डीके होता क्या है, लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करते हैं। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, ज्यादा हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। अब इस केस में होता है इस तरीके से है कि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएं तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बैलेंस्ड रेशियो से ज्यादा हो जाएं तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। तो यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं। इस केस में क्या होगा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियस रेडिएशन एमिट करेगा, यानी कि बीटा पार्टिकल्स एमिट करेगा डीके होने के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बीटा पार्टिकल्स क्यों एमिट करेगा। देखो, यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, तो इस केस में जो न्यूट्रॉन्स है ना वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होना चाहेंगे। न्यूट्रॉन्स क्या होना चाहेंगे, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट होना चाहेंगे ताकि बैलेंस्ड रेशियो अचीव हो जाए। तो यहां पर एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, यानी बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन में कन्वर्ट होंगे। यहां पर हम एक के लिए बात करेंगे कि एक न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो जरा देखते हैं, न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में। न्यूट्रॉन का जो मैस नंबर है वो 1 होता है, चार्ज इस पे नहीं होता है, इसलिए चार्ज नंबर 0 होगा। लेकिन प्रोटॉन का मैस नंबर और चार्ज नंबर दोनों बराबर है। अब यहां पर सिंपली तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहां पर मैस नंबर तो ठीक है बैलेंस हो रहा है, लेकिन चार्ज नंबर यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यानी कि दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब यहां पर कोई एक ऐसा पार्टिकल एमिट होना चाहिए जो नेगेटिव चार्ज रखता हो, यानी कि प्रोटॉन के चार्ज के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसा पार्टिकल, तो इट्स मीन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -1। लेकिन इसका मैस नंबर हम 0 कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि इसका मैस बहुत स्मॉल होता है। अगर आप इसका मैस यूनिफाइड एटॉमिक मैस यूनिट में भी निकालें तो भी बहुत स्मॉल आता है, यानी कि प्रोटॉन के मैस से जब स्मॉल है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जस्ट 0 यहां पर कंसिडर करते हैं प्लस। अब देखिए 0 है यहां पर चार्ज नंबर, यहां पर 1 - 1 0 हो गया, यहां पर मैस नंबर 1 है, यहां पर भी 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका मतलब कि मैस नंबर और चार्ज नंबर अच्छे तरीके से दोनों तरफ इक्वल हो चुके हैं। लेकिन अब मसला ये आया कि प्रैक्टिकली जब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने ये देखा था कि यहां पर इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर जो एनर्जी है वो ज्यादा आ रही है, लेकिन राइट साइड पर जब उन्होंने एनर्जी देखी तो वो कम आ रही थी। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, तो यहां से साइंटिस्ट ने सोचा कि लाजमी तौर पर कोई और पार्टिकल ऐसा एमिट हुआ है जो बाकी एनर्जी ले गया है। उन्होंने कहा कि यहां पर न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है। क्या एमिट हुआ है, एंटी न्यूट्रिनो एमिट हुआ है, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं न्यू बार से, क्योंकि यहां पर एनर्जी ज्यादा आ रही थी और इन दोनों की एनर्जी कम आ रही थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो ये कहता है कि दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो एनर्जी को बराबर करने के लिए यहां पर एक नया पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो। यानी कि यहां पर बेसिकली एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, तो साथ एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल एमिट कर रहा है और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां पर साइंटिस्ट ने यह भी देखा कि ये जो पार्टिकल एमिट हुआ है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज इलेक्ट्रॉन्स वाले हैं, लेकिन ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं है।
देखो है तो इलेक्ट्रॉन जैसा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर क्या है? क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं है? क्योंकि देखो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं ना कर सकता, न्यूक्लियस में तो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर साइंटिस्ट ने ये कहा कि इट इज नॉट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, इट इज बीटा पार्टिकल। क्या है ये? बीटा पार्टिकल है। इसको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, यानी हमने एक पढ़ रखा है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस से निकला है, तो इसको उन्होंने नाम दे दिया बीटा पार्टिकल, ताकि इनके दरमियान डिफरेंस रखा जा सके। हैं दोनों सेम, बीटा पार्टिकल का चार्ज, मैस, सब कुछ इलेक्ट्रॉन जितना है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो फिर ये क्या है? इसको साइंटिस्ट ने कहा कि ये बीटा पार्टिकल है और इसकी प्रॉपर्टी सारी इलेक्ट्रॉन्स वाली ही है। तो इसका मतलब कि बीटा नेगेटिव डिके कब होता है? जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इसका मतलब कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या हो गई है? ज्यादा हो गया, यानी न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया प्रोटॉन से, तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या हो गया? ज्यादा हो गया, विच मेक्स देम अनस्टेबल। यानी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो ज्यादा होने की वजह से वो अनस्टेबल हो जाते हैं और वो किसकी सोर्स बन जाते हैं? बीटा डिके की। तो यहां पर बीटा डिके हो रहा है, आपने देखा कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ एक बीटा पार्टिकल एमिट हुआ और साथ एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो के बारे में आगे चलकर हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और हेडिंग लगाई है, ऑरिजिन ऑफ बीटा डिके। यानी बीटा डिके कहां से आया है? ये बीटा डिके ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी ऐसे नहीं हुआ कि ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बल्कि ये वाला जो बीटा पार्टिकल है ये न्यूक्लियस से निकला है, यानी इसका ऑरिजिन न्यूक्लियस है जो कि बीटा डिके में निकला है। The beta particles emitted are not orbital electrons. ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, they are created inside the nucleus at the moment of decay। और ये कब क्रिएट हुए हैं? At the moment of decay क्रिएट हुए हैं, क्योंकि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदला है तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को होल्ड करवाने के लिए लाजमी तौर पर एक बीटा पार्टिकल निकलना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन जैसा एक पार्टिकल निकलना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल क्या हुआ? निकल आया, और उसको हम क्या कह रहे हैं? बीटा पार्टिकल कह रहे हैं। तो ये जस्ट रफ फर्क था। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ बीटा डिके। तो यही जो मैंने आपको बताया है ना, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बीटा डिके, इसको जस्ट अपनी वर्डिंग में लिखना है। इन दिस प्रोसेस अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इनटू प्रोटॉन। इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन डिके होता है एक प्रोटॉन में, एंड एन इलेक्ट्रॉन प्लस अनदर पार्टिकल कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। इसमें साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है जिसको हम बीटा पार्टिकल कह रहे हैं, और इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकल रहा है। और ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है। न्यूट्रिनो पार्टिकल है और एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, एंटी प्रोटॉन क्या है? एंटी पार्टिकल है। सिमिलरली न्यूट्रिनो एक पार्टिकल है और एंटी न्यूट्रिनो उसका एंटी पार्टिकल है। यहां पर न्यूट्रिनो को क्यों इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा? क्योंकि एनर्जी कंजर्व नहीं रह रही थी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को होल्ड करवाने के लिए एक और पार्टिकल इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज नोन एज न्यूट्रिनो। और ये जो न्यूट्रिनो है इसका एंटी पार्टिकल क्या है? एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां पर न्यूट्रिनो के सिंबल की बात की है। द न्यूट्रिनो इज डिनोटेड बाय द ग्रीक सिंबल न्यू। न्यू को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एंड एंटी न्यूट्रिनो इज डिनोटेड बाय अ बार ओवर द सिंबल। एंटी पार्टिकल को हम बार ओवर द सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर क्या कर देंगे? एक बार लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एंटी न्यूट्रिनो बन जाएगा। द डिके प्रोसेस इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सा रिलेशन है, यही रिलेशन लिख दीजिए। एक न्यूट्रॉन क्या करेगा? वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रॉन का मैस नंबर कितना है? 1, चार्ज नंबर 0, क्योंकि न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन का मैस नंबर 1 और एटॉमिक नंबर भी 1, प्लस इसके साथ क्या होगा? एक बीटा पार्टिकल निकलेगा जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रॉन वाले होंगे। इसके ऊपर चार्ज -1 होगा और मैस नंबर इसका क्या होगा? 0, और इसके साथ साथ एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा। वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स चेंजेस इनटू ए प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन किस में चेंज होगा? प्रोटॉन में। एंड टू कंजर्व चार्ज इट एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन, और चार्ज को कंजर्व करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल भी एमिट होगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? बीटा पार्टिकल कहेंगे। हाउएवर इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इस बीटा पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल सेम है। चार्ज भी सेम है, मैस भी सेम है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियस से निकला है तो इसको एक सेपरेट नाम दे दिया कि ये बीटा पार्टिकल है। अब नेक्स्ट यहां पर हेडिंग लगाई है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो एंड दी एंटी न्यूट्रिनो। यानी न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की क्या प्रॉपर्टीज है? कुछ प्रॉपर्टीज आपकी बुक में लिखी गई हैं। बोथ दी न्यूट्रिनो एंड दी एंटी न्यूट्रिनो हैव जीरो चार्ज।
इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि देखो यहां पर अगर इस पे भी कोई चार्ज आ जाता ना तो फिर अगेन से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वायोलेट हो जाना था, कोई एक और पार्टिकल इंट्रोड्यूस होता। लेकिन सबसे आसान बात यह है और इंटरेस्टिंग भी यह है कि इस न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं होता और ना ही एंटी न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज होता है, यानी न्यूट्रिनो पे भी चार्ज नहीं है और एंटी न्यूट्रिनो पे भी चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस पार्टिकल है। दे पोजेस वेरी स्मॉल मैस, क्योंकि कुछ एनर्जी कैरी कर रहे हैं जिसका मतलब इनका मैस है और वो बहुत ही स्मॉल मैस होता है। दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व व्हेन पासिंग थ्रू ए मैटर, जब मैटर में से न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो पास कर रहे होते हैं तो इनको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? एक तो इनका मैस स्मॉल है, ऊपर से इनका चार्ज भी नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, इसी वजह से इनको डिटेक्ट करना डिफिकल्ट होता है। इफेक्ट ऑन मैस नंबर एंड एटॉमिक नंबर, यानी जब बीटा डिके होता है तो उस केस में जो न्यूक्लियस है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस था, उसके मैस नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या फर्क आएगा। उससे पहले हम जनरल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस कर लेते हैं। किसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है? बीटा माइनस डीके की। तो यहां पर क्या लिख देंगे? बीटा माइनस डीके। और बीटा माइनस डीके की जनरल रिप्रेजेंटेशन में क्या है? हमने एक न्यूक्लियस कंसीडर करना है, लेट्स से एक्स, जिसका मैस नंबर कितना है? ए, और एटॉमिक नंबर जेड है। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है जिसका चार्ज नंबर -1, मैस नंबर 0 प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट होगा इस तरीके से। यहां पर अब बाकी क्या रह जाएगा? x, यानी कि डाटर न्यूक्लियस अब कौन सा बनेगा? देखो a में से 0 माइनस हुआ तो a ही रहेगा और चार्ज नंबर कितना रह जाएगा? z+1, क्योंकि देखो एक माइनस हो रहा है, इधर और इधर बराबर करने हैं। a + 0 a ही, z+1 -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, z रह जाएगा। तो यहां से फिर चार्ज नंबर और मैस नंबर दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। यहां पर अब देखो ये जो मैस नंबर है इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, बट चार्ज नंबर इंक्रीज हो गया 1 से। तो यही बात यहां पर लिखी है, नो न्यूक्लियॉन्स आर लॉस्ट व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, क्योंकि हमने देखा था कि जस्ट एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा था, साथ में बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा था, यानी जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा था। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये सेम रह रहे हैं। तो इसका मतलब कि नो न्यूक्लियॉन्स आर लॉस्ट व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। यहां पर भी ए है तो यहां पर भी ए है, जो मैस नंबर है वो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब न्यूक्लियॉन्स यहां पर लास्ट नहीं हो रहे। द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट इज मैस नंबर ए रिमेन्स द सेम, यानी मैस नंबर ए सेम रह रहे, बट द एटॉमिक नंबर चेंजेस, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी एटॉमिक नंबर में +1 आ रहा है। From the above nuclear reaction, it is clear that parent element of atomic number Z is transmuted to another element of atomic number Z+1, यानी ये पेरेंट न्यूक्लियस था, ये ट्रांसम्यूट हुआ है, यानी यहां पर ट्रांसम्यूटेशन हुई है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में, और जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें चार्ज नंबर बढ़ गया है, यानी कि Z+1 हो चुका है। एन एग्जाम्पल इज दी आइसोटोप ऑफ थोरियम। थोरियम 239 बेसिकली अनस्टेबल होता है, तो वो स्टेबल होने के लिए बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, यानी कि बीटा एमिशन के जरिए वो डिके होता है। तो यहां पर इस एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। थोरियम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? TH से, और इसका जो मैस नंबर है वो कितना है? 239, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 90। अब यहां पर ये बीटा एमिशन के जरिए डिके होगा, यानी कि यहां पर बीटा माइनस डिके होगा। यहां पर हेडिंग में भी लिख दीजिए एग्जांपल ऑफ बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके किस तरीके से होगा? यहां पर एक बीटा पार्टिकल एमिट होगा जिसका चार्ज नंबर कितना है? -1 और मैस नंबर 0 प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो। अब यहां पर डॉटर न्यूक्लियस कौन सा बन रहा है? प्रोटेक्टिनियम बन रहा है। प्रोटेक्टिनियम को हम Pa से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या लिखा था कि Z+1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यहां पर तो 239 ही आएगा, बट नीचे 90 + 1 कितना हो जाएगा? 91। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात भी आप याद रख लें कि ये जितने भी न्यूक्लाई हैं या फिर जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, इनमें जो चार्ज नंबर होता है ना ये यूनिक होता है। चार्ज नंबर दो न्यूक्लाई का सेम नहीं होता। जैसे इसका चार्ज नंबर 90 है, इसका चार्ज नंबर कितना है? 91, यानी कि एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर 90 है, इसका एटॉमिक नंबर 91 है। जो मैस नंबर है वो सेम हो सकते हैं, बट चार्ज नंबर यूनिक होगा। चार्ज नंबर यूनिक होने की वजह से हम एलिमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो यहां पर क्योंकि 90 था, जब बीटा डिके हुआ तो इसका मतलब कि यहां पर 91 होना चाहिए। बीटा नेगेटिव डिके 91 किसका होता है? प्रोटेक्टिनियम का होता है। तो यहां से फिर हमें मालूम होता है कि डिके होकर क्या बनेगा? प्रोटेक्टिनियम बनेगा, जिसका चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर 91 है और मैस नंबर 239 है। तो ये है बीटा नेगेटिव डिके। अब चलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके की तरफ। तो यहां पर हेडिंग लगाएंगे बीटा पॉजिटिव डिके, ऊपर छोटा सा करके प्लस लिखेंगे। कंडीशन फॉर बीटा पॉजिटिव डिके। अभी हमने बीटा नेगेटिव डिके में क्या देखा था कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन यहां पर क्या है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो स्मॉल है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम है।
तो इसी वजह से लिखा है सम न्यूक्लियाई हैव ए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो n/p दैट इज टू स्मॉल फॉर स्टेबिलिटी, यानी ये स्मॉल होता है, स्मॉल हो जाए तब भी न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। देयरफॉर इट एमिट्स अ पॉजिट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल एमिट होता है, इसको हम बीटा पार्टिकल कह रहे थे, लेकिन यहां पर पॉजिट्रॉन एमिट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और उसको हम E+ लिखते हैं। इसको भी थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं। देखो न्यूक्लियस इस तरीके से होगा, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो स्मॉल है, यानी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से कम है, न्यूट्रॉन्स कम है, न्यूट्रॉन्स कम है, न्यूट्रॉन्स कम है, और प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स से ज्यादा हो रहे हैं। जनरली हम यहां पर यही कहते हैं कि न्यूट्रॉन्स जब प्रोटॉन से कम होते हैं तो उस केस में बीटा पॉजिटिव डिके होता है। देखो इस केस में भी ये रेडिएशन एमिट करेगा और क्या करेगा, यहां पर डिके होगा, डिके होकर स्टेबल होना चाहेगा। अब यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो प्रोटॉन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो n/p को बैलेंस रहना चाहिए, अगर ये बहुत लार्ज हो जाएगा तो बीटा नेगेटिव डिके हो जाएगा, अगर n/p स्मॉल हो जाएगा बहुत ज्यादा तो बीटा पॉजिटिव डिके हो जाएगा। यहां पर अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत कम हो गए प्रोटॉन से, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को पूरा करने के लिए कुछ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब कम है तो कुछ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट होंगे ताकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी बैलेंस हो जाए, यानी n/p वाली जो रेशो है वो करेक्ट हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो यहां पर फिर क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होगा, प्रोटॉन का चार्ज नंबर 1 और इसके साथ साथ मास नंबर भी 1, इसका मास नंबर तो 1 बट चार्ज नंबर 0। अब यहां पर अगर देखा जाए तो मास नंबर इधर भी 1 इधर भी 1, लेकिन चार्ज नंबर का फिर से इशू बन गया, यहां पर 1 है वहां पर 0 है। इसका मतलब कि यहां पर कोई ऐसा पार्टिकल एमिट होना चाहिए जो मास नंबर को डिस्टर्ब ना करे बट चार्ज को कंजर्व कर दे। तो ऐसा पार्टिकल कौन सा है, देखो हमें यहां पर +1 चार्ज वाला पार्टिकल चाहिए और इसके साथ साथ उसका मास नंबर कितना होना चाहिए, 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1 और यहां पे 0 + 1 1, यानी फिर बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स किसके पास होते हैं, पॉजिट्रॉन के पास होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। तो इसका मतलब कि यहां पर पॉजिट्रॉन एमिट होगा प्लस। यहां पर फिर से वही इशू आया कि प्रैक्टिकली यहां पर एनर्जी ज्यादा थी, यहां पर एनर्जी कम है, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि लाजमी तौर पर कोई और पार्टिकल है जो बाकी एनर्जी लेकर जा रहा है। तो जो पार्टिकल बाकी एनर्जी कैरी कर रहा है दैट इज न्यूट्रिनो। पहले जो बीटा नेगेटिव डिके था उसमें एंटी न्यूट्रिनो है, और यहां पर ये जो बीटा पॉजिटिव डिके है इसमें एनर्जी को कंजर्व करने के लिए न्यूट्रिनो एमिट होता है। ये बाय नेचर होता है, वहां पर बीटा नेगेटिव डिके में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है, लेकिन बीटा पॉजिटिव डिके में न्यूट्रिनो एमिट होता है। इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि यहां पर न्यूट्रिनो क्यों है और वहां पर एंटी न्यूट्रिनो क्यों था, क्योंकि यहां पर एक्चुअली लेप्टॉन नंबर को बैलेंस करना होता है। लेप्टॉन नंबर अब एक प्रॉपर सेपरेट स्टोरी है जो कि हायर फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहां तक आपने इतना याद रखना है कि बाय नेचर बीटा नेगेटिव डिके में एंटी न्यूट्रिनो एमिट होता है और बीटा पॉजिटिव डिके में क्या होता है, न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो दिस इज बीटा पॉजिटिव डिके। तो यहां पर फिर आपको क्या समझ में आया कि बीटा पॉजिटिव डिके उस केस में होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएंगे। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे तो उस केस में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन में चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे ताकि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो को बैलेंस किया जा सके। इस केस में फिर क्या एमिट होगा, पॉजिट्रॉन एमिट होगा। अब इस पॉजिट्रॉन का नेचर क्या है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पॉजिट्रॉन के बारे में डिटेल में समझाया था, मैटर एंड एंटी मैटर वाले लेक्चर में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो पॉजिट्रॉन क्या है, एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन मास दोनों का सेम होता है। तो यहां पर यही बात लिखी है, द पॉजिट्रॉन हैज सेम मास एज द इलेक्ट्रॉन बट इट कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। अब इसकी भी नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, मैकेनिज्म ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। इन दिस प्रोसेस ए प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज इनटू ए न्यूट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन प्लस ए न्यूट्रिनो। जैसे हमने यहां पर डिस्कस किया है, एक प्रोटॉन किस में चेंज होगा, न्यूट्रॉन में चेंज होगा, इसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा और न्यूट्रिनो। तो यहां पर भी यही बात लिखी है कि प्रोटॉन किस में डिके होगा, न्यूट्रॉन में, यानी जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में डिके होगा, इसके साथ साथ पॉजिट्रॉन एमिट होगा और न्यूट्रिनो। तो डिके प्रोसेस को हम कैसे लिखेंगे, यही वाला उठा के लिखना है। प्रोटॉन किस में चेंज हुआ, न्यूट्रॉन में चेंज हुआ, प्लस एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ जिसका चार्ज नंबर +1 है और मास नंबर 0, प्लस एक न्यूट्रिनो।
तो यहां पर न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 चार्ज नंबर 0, प्रोटॉन का मास नंबर 1 और चार्ज नंबर 1। तो ये है बीटा पॉजिटिव डिके का मैकेनिज्म। वन ऑफ द प्रोटॉन्स चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन एंड टू कंजर्व द चार्ज इट एमिट्स ए पॉजिट्रॉन। यानी यहां पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हुआ है और चार्ज को कंजर्व करने के लिए साथ एक पॉजिट्रॉन एमिट हुआ है और एनर्जी को कंजर्व करने के लिए साथ में एक न्यूट्रिनो भी एमिट हुआ है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके में हम क्या लिखेंगे? एक अनस्टेबल न्यूक्लियस कंसीडर करेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन है तो x लेंगे। मास नंबर कितना होगा? a, एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर z, एंड यहां पर डिके कौन सा है? बीटा पॉजिटिव डिके। तो एक पॉजिट्रॉन एमिट होगा 0 और यहां पर क्या हो जाएगा +1 और साथ में क्या होगा? एक न्यूट्रिनो प्लस। यहां पर फिर बाकी क्या रह जाएगा? डॉटर न्यूक्लियस। और डॉटर न्यूक्लियस के केस में यहां पर ये जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ये तो सेम रहेंगे, यानी कि इधर भी a ही रहेगा और यहां पर क्या हो जाएगा? Z-1। अब अगर दोनों तरफ देखें, यहां पर Z है, यहां पर भी अगर Z-1 +1 करेंगे तो Z ही रह जाएगा। यानी इस केस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो चेंज नहीं हो रहे, बट जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज कर रहा है 1 से, क्योंकि हमने देखा था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि मास नंबर सेम रह रहा है बट एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है 1 से। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। देखो पहले हमने बीटा नेगेटिव डिके जब पढ़ा था उसमें भी उसकी एग्जांपल पढ़ी थी। अब यहां पर हम बीटा पॉजिटिव डिके की एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर अनस्टेबल न्यूक्लियस कौन सा है? नियॉन का, Ne। नियॉन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मास नंबर है वो 19 होता है और चार्ज नंबर कितना होता है? 10। और कौन सा डिके है? बीटा पॉजिटिव डिके। इसमें क्या एमिट होता है? एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है जिसका मास नंबर 0 है बट चार्ज नंबर +1 है, प्लस साथ एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। यहां पर डॉटर न्यूक्लियस कौन सा होगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका चार्ज नंबर कितना आएगा? देखो हमने क्या कहा था? Z-1 हो जाएगा, तो Z कितना है? 10। 10-1 कितना हो जाएगा? 9। बट जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, यानी वो 19 ही रहेगा। यहां पर अब अगर आप देखें तो 19 + 0 19, 9 + 1 कितना हो रहा है? 10। यानी चार्ज नंबर मास नंबर दोनों क्या रह रहे हैं? कंजर्व रह रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बीटा पॉजिटिव डिके। तो यहां तक बीटा डिके भी कंप्लीट होता है। बीटा डिके को हमने कैसे क्लासिफाई किया? बीटा नेगेटिव डिके एंड बीटा पॉजिटिव डिके। तो बीटा नेगेटिव डिके भी आपको समझ में आ चुका है और बीटा पॉजिटिव डिके भी। प्रॉपर इसी तरीके से आपने हेडिंग्स की फॉर्म में नोट्स बनाने हैं ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स in radioactive decay. In both alpha decay and beta decay, for a particular radionuclide, the same amount of total energy is released. यानी अल्फा डीके में भी और बीटा डीके में भी किसी भी पार्टिकुलर रेडियोन्यूक्लाइड के लिए जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहती है। ऑलरेडी मैं आपको रेडियोन्यूक्लाइड के बारे में बता चुका हूं, यानी ऐसा न्यूक्लियस जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा होता है जिसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही होती है, यानी अनस्टेबल न्यूक्लियस, उसको हम रेडियोन्यूक्लाइड कहते हैं। तो रेडियोन्यूक्लाइड ज़ाहिर है एनर्जी एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है वो सेम रहती है दोनों अल्फा डीके और बीटा डीके में। सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी किस तरीके की होती है। थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर इस साइड में रफ वर्क करूंगा, इस साइड पे ग्राफ ड्रा करूंगा। ये नीट ग्राफ है, आपने भी ड्रा करना है। देखो हमने अल्फा डीके में क्या पढ़ा है कि एक पेरेंट न्यूक्लियस है। क्या है? एक पेरेंट न्यूक्लियस है। और जब अल्फा डीके होता है तो इसमें अल्फा पार्टिकल एमिट होता है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस क्या है? ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल है, यहां पर अल्फा एमिशन होगी और अल्फा एमिशन के जरिए डीके होगा, तो अल्फा पार्टिकल एमिट होगा और यहां पर क्या बनेगा? डॉटर न्यूक्लियस। डॉटर न्यूक्लियस। दिस इज जस्ट रफ वर्क आपको समझाने के लिए। देखो अब ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस है, इसके पास एनर्जी की कुछ वैल्यू होगी। लेट्स से वो जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्यू है, यानी इसके पास क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कुछ भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी क्यू। अब यहां पर ये जो क्यू एनर्जी है पेरेंट न्यूक्लियस की, बेसिकली ये राइट साइड पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। कुछ डॉटर न्यूक्लियस के पास चली जाती है और कुछ अल्फा पार्टिकल के पास। जो अल्फा पार्टिकल है ये ज्यादातर एनर्जी कैरी कर लेता है, बाकी कुछ जो एनर्जी बच जाती है वो डॉटर न्यूक्लियस की रिकॉइल में यूज जाती है। तो अल्फा पार्टिकल काफी सारी एनर्जी इस अल्फा डीके में ले जाता है। लेकिन यहां पर ये जो एनर्जी है क्यू, ये जस्ट 2 ही एंटिटीज में डिवाइड हो रही है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये हर बार सेम एनर्जी ही लेके जाता है,
क्योंकि देखो जस्ट 2 में डिवाइड हो रही है, ज्यादातर एनर्जी वो ले गए, बाकी इसके पास रह गई। तो ये जो Q एनर्जी है ये यहां पर जब डिवाइड होती है तो ये अल्फा पार्टिकल एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी लेकर चला जाता है, यानी एक फिक्स्ड एनर्जी के साथ ये क्या होता है, एमिट हो जाता है। तो यहां पर अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो सेम रहती है, यानी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं वो सेम एनर्जी के साथ एमिट होंगे। अब इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से 2 पर्सन हैं जो कि बिजनेस करते हैं और बिजनेस में जो उनको इनकम आती है लेट्स से दैट इज 100 रुपीज। अब उन 2 पर्सन में से लेट्स से एक पर्सन काम करता है, यानी ज्यादातर काम वही करता है, और दूसरा जस्ट बैठ के थोड़ा बहुत देखता है कि हाँ काम चल रहा है। तो उनके दरमियान डिसीजन कुछ इस तरीके से होता है कि जो काम करने वाला है उससे वो कहता है कि 90 रुपीज तुम ले जाना और 10 मैं रख लूंगा क्योंकि सारा काम तुमने किया। तो यहां पर क्या होगा, काम करने वाला पर्सन 90 रुपीज ले जाएगा और बाकी कितने रह जाएंगे 10, और 10 ये अपने पास रख लेगा। अब लेट्स से रेगुलर उनको बिजनेस से इतनी इनकम मिल रही है, यानी कि इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, और हर बार क्या हो रहा है कि 90 उस काम करने वाले को दे रहे और 10 अपने पास रख रहे, 90 उसको 10 अपने पास, 90 उसको 10 अपने पास, यानी एक फिक्स्ड शेयरिंग चल रही है। सिमिलरली यहां पर जो अल्फा पार्टिकल है ये भी हर बार सेम एनर्जी लेकर जाएगा, जैसे यहां पर ये हर बार 90 लेकर जा रहा है और ये 10 अपने पास रख रहे हैं, तो यहां पर भी अल्फा पार्टिकल ज्यादातर एनर्जी ले जाता है, यानी अल्फा पार्टिकल हर बार फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एमिट हो जाता है। इसलिए हमने यहां पर कहा है कि सेम एनर्जी, यानी कि यहां पर एक फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, एक डिस्क्रीट एनर्जी है अल्फा पार्टिकल के पास जिसको लेकर वो एमिट होता है। तो यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, और यहां पर वाई एक्सिस के लॉन्ग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसीडर कर लेते हैं। अब यहां पर लेट्स से कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, मान लो कुछ भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, हमने कहा है कि अल्फा पार्टिकल्स सेम एनर्जी के साथ एमिट होंगे, तो एनर्जी सेम रहेगी कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। लेट्स से यहां पर कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट होते हैं और इस केस में एनर्जी क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो इस तरीके की आपको एक पीक मिल जाएगी यहां पर, यानी कि यहां पर इन तमाम पार्टिकल्स के लिए, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए एनर्जी क्या रह रही है, सेम रह रही है, एनर्जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यहां पर भी एनर्जी की वैल्यू यही है, यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है, यानी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये एनर्जी सेम है। अब अल्फा डीके में कभी कभी ऐसा होता है कि जो डॉटर न्यूक्लियस है ना, ये जब फॉर्म होता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, जैसे एटम एक्साइट होता है ना, इसी तरीके से न्यूक्लियस की भी एक्साइटेशन होती है। तो यहां पर कभी कभी ये जो डॉटर न्यूक्लियस है अल्फा डीके में एक्साइटेड स्टेट में ही फॉर्म होता है। जब डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके पास कुछ एनर्जी है, इसने यहां से कुछ एनर्जी ली है, तो उस केस में अल्फा पार्टिकल्स के पास एनर्जी कितनी होगी, कम होगी। तो यहां पर हमने फर्स्ट पीक यही मानकर ड्रा की है कि लेट्स से डॉटर न्यूक्लियस किस में था, कुछ हायर एक्साइटेड स्टेट में था। अब नेक्स्ट पीक हम इस तरीके से ड्रा करते हैं कि लेट्स से डॉटर न्यूक्लियस एक्साइटेड है लेकिन कम एक्साइटेड है, और इस केस में जो अल्फा पार्टिकल्स है ये ज्यादा एनर्जी लेंगे क्योंकि डॉटर न्यूक्लियस लेट्स से कम एक्साइटेड है। तो इस केस में अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, यानी कुछ पीक इस तरीके से आएगी, और ज्यादा पार्टिकल्स ये वाली एनर्जी लेकर क्या हुए, एमिट हुए हैं। अब नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स से डॉटर न्यूक्लियस अभी भी एक्साइटेड है लेकिन पहले से कम एक्साइटेड है। इस केस में अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो पहले से ज्यादा है। देखो यहां पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो निकलेंगे तो सेम एनर्जी के साथ, लेकिन हम ये मानकर पीक ड्रा करेंगे अब कि लेट्स से अल्फा पार्टिकल्स पहले से ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं। तो यहां पर अब इस केस में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी लेंगे, देखो एनर्जी थोड़ी सी आगे, और यहां पर कम पार्टिकल्स इतनी एनर्जी लेकर रिलीज हुए हैं। अब नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं लेट्स से ये डॉटर न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में है और अल्फा पार्टिकल्स मैक्सिमम एनर्जी लेकर एमिट हो रहे हैं। मैक्सिमम एनर्जी लेकर अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एमिट हो रहे हैं यहां पर कुछ इस तरीके से, और ये पीक सबसे हाईएस्ट है। ये पीक हाईएस्ट होने का मतलब ये है कि यहां पर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये वाली एनर्जी लेकर एमिट हुए हैं। इसका मतलब कि जब अल्फा डीके में डॉटर न्यूक्लियस अपनी ग्राउंड स्टेट में फॉर्म होता है, यानी अल्फा डीके हुआ, डॉटर न्यूक्लियस क्रिएट हुआ, और डॉटर न्यूक्लियस अगर अपनी ग्राउंड स्टेट में क्रिएट होगा तो जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम एनर्जी लेकर जाएंगे, यहां पर एनर्जी मैक्सिमम है, और ये मोस्ट प्रोबेबल केस है, ज्यादातर पार्टिकल यही वाली एनर्जी लेकर जाते हैं। यहां से प्रूव होता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये अल्फा डीके में ज्यादातर एनर्जी कैरी करते हैं। देखो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी लेकर गए हैं, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, और ये सबसे कम प्रोबेबल स्टेट है, ये भी कुछ किसी हद तक प्रोबेबल स्टेट है, ये भी कम प्रोबेबल स्टेट है। यानी कि यहां पर ये जो हाइट है ये हमें ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये वाली एनर्जी लेकर एमिट हुए हैं अल्फा डीके में। लेकिन हर पार्टिकुलर पीक में आप ये देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स सेम एनर्जी लेकर
एमिट हुए हैं। अब आपकी बुक में भी ये लिखा गया है, इन दी अल्फा डीके ऑफ ए पार्टिकुलर रेडियोन्यूक्लाइड, यानी कोई भी एक पार्टिकुलर रेडियोन्यूक्लाइड है और अल्फा एमिशन के जरिए वो स्टेबल हुआ है। ईच एमिटेड अल्फा पार्टिकल हैज दी सेम शार्पली डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एमिट हुए हैं उनके पास सेम एनर्जी। इस पीक में भी देखो तो सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यही रह रही है, यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यही रह रही है, यहां पर भी यही रह रही है, यहां पर भी यही। इसका मतलब कि पार्टिकुलर रेडियोन्यूक्लाइड के लिए जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे वो सारे के सारे सेम एनर्जी लेकर निकलेंगे। तो यहां पर भी क्या कर रहे हैं, सेम एनर्जी लेकर निकल रहे हैं। देखो यहां पर सेम एनर्जी, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सेम एनर्जी, यानी यही वाली काइनेटिक एनर्जी एक प्रॉपर डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी है, डिस्क्रीट काइनेटिक एनर्जी है, यानी हमारे पास शार्प पीक्स बन रही है। इन दी अल्फा डीके ऑफ पार्टिकुलर रेडियोन्यूक्लाइड ईच एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स, यानी जितने भी अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं एक पार्टिकुलर रेडियोन्यूक्लाइड के डीके के केस में उन सबके पास सेम शार्पली डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम से मुराद यही वाला ग्राफ है। इस ग्राफ को आपने प्रॉपरली अपने नोट्स में ड्रा करना है। तो क्या लिखा है, व्हेन दी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट देयर काइनेटिक एनर्जी, यानी जब नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट प्लॉट किया जाता है तो उस केस में ग्राफ शोज डिस्टिंक्ट एंड शार्प स्पाइक्स। तो ग्राफ में आपको शार्प स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। देखो यहां पर सीधा आपको एक स्पाइक देखने को मिला, यहां पर एक स्पाइक देखने को मिला, यानी कि शार्प स्पाइक्स देखने को मिलते हैं। दीज स्पाइक्स इंडिकेट दैट अल्फा पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। ये स्पाइक्स इंडिकेट करती हैं कि जो अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं ये डिस्क्रीट एनर्जी के साथ एमिट हुए हैं, यानी यहां पर किसी भी पार्टिकुलर पीक में आप देख लें तो तमाम अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या रह रही है, सेम रह रही है। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। तो इसमें बेसिकली हमने यही देखना था कि अल्फा पार्टिकल्स हैव डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। अल्फा पार्टिकल्स के पास क्या होती हैं, डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज होती हैं, यानी कि यहां पर भी एनर्जी की एक फिक्स्ड वैल्यू थी इन तमाम पार्टिकल्स के लिए। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहां पर है ना, तो हाइट किसको रिप्रेजेंट करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फिक्स्ड काइनेटिक एनर्जी, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं, यहां पर हमने जो भी नंबर काउंट लिया हुआ है वो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे इस डिस्क्रीट काइनेटिक एनर्जी के साथ ही एमिट होंगे, यानी कि तमाम अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी क्या है, सेम है इस एक पार्टिकुलर पीक के केस में। अब देखते हैं एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल्स, यानी बीटा डीके के केस में जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं वो कितनी एनर्जी के साथ एमिट होते हैं, यानी वो कितनी एनर्जी कैरी करते हैं। तो सिमिलरली यहां पर भी पहले थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपकी बुक में क्या लिखा गया है। इधर से लाइन लगा लेते हैं। ये ग्राफ नीट ग्राफ होगा, इसको अपने नोट्स में इसी तरीके से ड्रा करना है, लेकिन यहां पर जो कुछ भी मैं करूंगा वो सारे का सारा रफ वर्क होगा, जस्ट आपको समझाने के लिए। बीटा डीके हमने दो तरीके के पढ़े हैं, बीटा नेगेटिव डीके एंड बीटा पॉजिटिव डीके। तो बीटा नेगेटिव डीके को जरा कंसिडर कर लेते हैं। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, यानी डीके होता है प्रोटॉन में, और इस केस में एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है कुछ इस तरीके से और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। यहां पर इस न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 चार्ज नंबर 0, प्रोटॉन का मास नंबर 1 चार्ज नंबर भी 1। अब अल्फा डीके के केस में तो ये था कि जस्ट हमारे पास प्रोडक्ट में 2 ही एंटिटीज थी, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि 1 2 3 एंटिटीज है। इसका मतलब कि इधर लेफ्ट साइड पर जो एनर्जी है Q, लेट्स से यहां पर कुछ फिक्स्ड एनर्जी है Q, वो 3 एंटिटीज में डिवाइड हो जाएगी। अगेन से एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वही 100 रुपीज वाली। लेट्स से कोई बिजनेस है जो कि 3 लोगों ने मिलकर किया, क्योंकि यहां पर देखो 3 एंटिटीज बन रही है तो बिजनेस 3 लोग, तो 3 पर्सन कौन कौन से हैं। लेट्स से एक पर्सन ऐसा है जो कि जस्ट देख रहा है कि हाँ बस काम चल रहा है, और दूसरे 2 पर्सन क्या कर रहे हैं, वो वर्कर्स हैं। एक पर्सन कभी ज्यादा काम करता है, दूसरा कम करता है, कभी एक ज्यादा करता है, दूसरा करता है। तो लेट्स से यहां पर इस केस में हम ऐसे कह लेते हैं कि ये जो देखने वाला पर्सन है जो कि जस्ट देख रहा है, वो कहते हैं कि 10 रुपए मुझे दे दो और बाकी सारे क्या करो ना, तुम लोग आपस में बांट लो। तो एक वर्कर क्या करता है, काम ज्यादा करता है, तो वो कहेगा भाई मैं तो इस तरीके से करूंगा कि 70 रुपीज लेकर जाऊंगा क्योंकि सारा काम मैंने किया है, और दूसरे के पास फिर कितने बच जाएंगे, यहां पर 20 रुपीज बच जाएंगे, यानी कि 10 + 20 30 + 70 100। अब लेट्स से नेक्स्ट डे अगेन से यही प्रॉफिट होता है 100 रुपीज। ये पर्सन कहता है कि 10 रुपीज मुझे दे दो और बाकी आप लोग आपस में शेयर कर लो। अब नेक्स्ट डे लेट्स से ये वाला पर्सन ज्यादा वर्क करता है, वो वाला कम करता है, तो लेट्स से ये कहता है कि 60 रुपीज इस तरह करो कि मुझे दे दो और 30 तुम ले लो, 30 इसको दे देता है। अब थर्ड डे लेट्स से अगेन से इतना ही प्रॉफिट होता है 100 रुपीज। ये कहता है कि 10 मुझे दे दो, बाकी आप लोग आपस में शेयर कर लो। अब लेट्स से नेक्स्ट डे ये वाला पर्सन कुछ भी काम नहीं कर पाता,
तो इसको 0 रुपीज में लेंगे और ये 90 रुपीज ले लेगा। यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, इक्वल शेयरिंग नहीं हो रही। जब हमने 2 एंटिटीज वाला केस पढ़ा था अल्फा डीके के केस में, उस केस में तो इक्वल शेयरिंग हो रही थी, यानी कि प्रॉपरली अल्फा पार्टिकल सेम एनर्जी लेकर जा रहे थे, डेफिनेट एनर्जी लेकर जा रहे थे। लेकिन यहां पर जैसे इस वाले पर्सन को आप देखें, एक दिन 20, एक दिन 60, एक दिन 0, तो यहां पर बीटा पार्टिकल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। बीटा पार्टिकल्स कभी कुछ भी एनर्जी नहीं लेकर जाते, 0 एनर्जी, और कभी कुछ एनर्जी लेकर जाते हैं, मैक्सिमम एनर्जी भी लेकर जाते हैं। यानी कि जो बीटा पार्टिकल है फिर इसकी एनर्जी 0 से किधर जाती है, मैक्सिमम तक। तो यहां पर फिर हम लिख देते हैं कि बीटा पार्टिकल की जो एनर्जी है वो 0 से मैक्सिमम तक जा रही है। देखो यहां पर 0 भी हुआ, मैक्सिमम भी हुआ। तो आपकी बुक में भी ये लिखा गया है कि जो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो कंटिन्यूअस है 0 से मैक्सिमम तक। जैसे कि आपने इस एग्जांपल में देखा कि जो सेंटर वाला पर्सन है इसको अगर हम बीटा पार्टिकल माने तो एक दिन इसको 0 भी मिले, एक दिन 20 मिले, एक दिन 60 भी मिले, यानी 0 से मैक्सिमम तक वेरी कर सकता है। और बाकी जो एनर्जी रह गई है वो न्यूट्रिनो ले गया है, या फिर यहां पे एंटी न्यूट्रिनो है तो एंटी न्यूट्रिनो ले गया है। तो यहां से मालूम ये हुआ कि बीटा पार्टिकल्स के केस में या फिर बीटा डीके के केस में जो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं उनकी एनर्जी डिस्क्रीट नहीं होती बल्कि कंटिन्यूअस होती है। अल्फा डीके के केस में क्या था कि अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी डिस्क्रीट थी, लेकिन बीटा डीके के केस में बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी डिस्क्रीट नहीं आ रही बल्कि कंटिन्यूअस आ रही है। कंटिन्यूअस क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर एंटिटीज 3 हो रही है। अगर यहां पर भी इस केस में ये एंटी न्यूट्रिनो एमिट ना होता तो फिर हम ये कह सकते थे कि शायद बीटा पार्टिकल हर बार सेम एनर्जी लेकर जाए। लेकिन जो एंटी न्यूट्रिनो है ना, इस पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है कि ये हर बार डिफरेंट एनर्जी लेकर जाता है। जब ये डिफरेंट लेकर जाएगा ना तो उस केस में यहां पर ये जो बीटा पार्टिकल है इसकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक वेरी करेगी। तो इस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से। अब यहां पर देखो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे 0 है, इधर मैक्सिमम है, यानी कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, ये जो बीटा पार्टिकल्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक वेरी कर रही है। और इस केस में भी ये वाली जो पीक है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ज्यादातर बीटा पार्टिकल्स ये वाली एनर्जी लेकर जाएंगे और बहुत ही कम बीटा पार्टिकल्स होंगे जो मैक्सिमम एनर्जी लेकर जाएंगे। देखो ये पीक ऐसे नहीं है, ये जो ग्राफ है इसका प्रॉपर मीनिंग है, ये ग्राफ ऐसे ही नहीं ड्रा कर दिया। ये ग्राफ शो कर रहा है कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देखो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट हो रहे हैं, और वो बीटा पार्टिकल्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ एमिट हो रहे हैं उनकी तादाद बहुत कम है। देखो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की तरफ जा रही है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब कि वो बीटा पार्टिकल्स जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेकर जा रहे हैं उनकी तादाद बहुत ही कम है, यानी बहुत कम बीटा पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी लेकर जा रहे हैं। ज्यादातर बीटा पार्टिकल्स इतनी एनर्जी लेकर जा रहे हैं। ये पीक रिप्रेजेंट कर रही है कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है, यानी कि ज्यादातर बीटा पार्टिकल्स ये वाली एनर्जी लेकर जा रहे हैं। अब इसी तरीके का कुछ आपकी बुक में भी लिखा गया है, इन बीटा पार्टिकल एमिशन द रिलीज्ड एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन दी बीटा पार्टिकल एंड दी एंटी न्यूट्रिनो इन वेरिंग प्रोपोर्शंस। यानी बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान जो एनर्जी की शेयरिंग होती है वो वेरिंग प्रोपोर्शन में होती है। यहां पर 20, 70, 60, 30, 0, 90। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। देखो यहां पर ये जो बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो है ये वेरिएंग प्रोपोर्शन में एनर्जी ले रहे हैं, यानी जितनी एनर्जी लेकर एमिट हो रहे हैं वो वेरिएंग प्रोपोर्शन में है। कुछ बीटा पार्टिकल के पास होती है और कुछ एंटी न्यूट्रिनो के पास, और ये वेरिएंग प्रोपोर्शन में है। लाजमी नहीं है कि तमाम बीटा पार्टिकल्स यही वाली एनर्जी लेकर जाएंगे। कभी बीटा पार्टिकल के पास ये एनर्जी होगी, कभी ये एनर्जी होगी, कभी ये, यानी डिफरेंट एनर्जीज होंगी, और बाकी की एनर्जी कौन ले जाएगा? एंटी न्यूट्रिनो। तो इसी वजह से हमने लिखा है द रिलीज एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन दी बीटा पार्टिकल एंड दी एंटी न्यूट्रिनो इन वेरिएंग प्रोपोर्शन। हाउएवर इन एवरी केस the sum of energies of the electron or positron and the antineutrino remains the constant। लेकिन अगर हम इसका और इसका सम करें कितना बनेगा? 90। इसका सम करें कितना बनेगा? 90। इसका सम करें कितना बनेगा? 90। यानी कि अगर हम बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जीज को ऐड करें तो वो हर केस में कितनी आ रही है? सेम आ रही है। मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग है, इससे आपको आसानी से समझ में आ सकता है। यहां पर क्या हो रहा है कि बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो अगर इनकी एनर्जीज को ऐड करेंगे तो हर बार में क्या बनेगी? सेम बनेगी। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है however in every case the sum of energies of the electron or positron and the anti neutrino or neutrino remains constant।
देखो यहां पर हमने पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो क्यों लिखा है, क्योंकि बीटा पॉजिटिव डिके के केस में जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके होता है तो साथ एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है और इसके साथ एक न्यूट्रिनो एमिट होता है। तो बीटा नेगेटिव डिके के केस में भी और बीटा पॉजिटिव डिके के केस में भी अगर हम बीटा नेगेटिव डिके के केस में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी ऐड करेंगे तो वो सेम रहेगी। अगर बीटा पॉजिटिव डिके के केस में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो की एनर्जी ऐड करेंगे तो वो कांस्टेंट रहेगी। जैसे यहां पर आपने इस एग्जांपल में देखा कि इनका सम क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। तो इस रिएक्शन के केस में भी इस इलेक्ट्रॉन और इस एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जीज को अगर ऐड करेंगे तो वो हर बार कितनी रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन अगर सेपरेटली देखेंगे तो ये वेरिएंट प्रोपोर्शंस में होगी हर केस में। As a result, in beta decay, the energy of the emitted electron or positron can vary from 0 to maximum value. यानी इस डिके में जो इलेक्ट्रॉन या फिर पोजिट्रॉन एमिट होगा उसकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक चेंज होगी, यानी कि डिस्क्रीट नहीं होगी बल्कि वेरिएंग होगी 0 से मैक्सिमम तक। तो इसी बात को हमने लिखा है। देखो इस केस में इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, बीटा पॉजिटिव डिके के केस में पॉजिट्रॉन एमिट होगा। दोनों केसेस में ये जो इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन है इनकी एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक वेरी करेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो यही बात हमने की है। नेक्स्ट हेडिंग लगाई है एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो यही जो ग्राफ है दिस इज बेसिकली एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो क्या लिखा है, व्हेन द नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी द ग्राफ ऑब्टेन्ड इज अ कंटीन्यूअस कर्व। इसमें आप देख रहे हैं कि कंटीन्यूअस कर्व है ना कि डिस्क्रीट वैल्यूज। देखो वहां पर एक स्पाइक्स आ रही थी, अल्फा डीके के केस में स्पाइक्स आ रही थी, लेकिन बीटा डीके के केस में एक कंटीन्यूअस कर्व बन रही है। ये कर्व ना तो कहीं से ब्रेक हो रही है और ना ही कोई स्पाइक्स है, जस्ट यहां पर एक ही पीक है और ये पीक भी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि मैक्सिमम बीटा पार्टिकल्स इस एनर्जी के साथ एमिट होंगे। इन शॉर्ट के बीटा डीके के केस में जो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो कंटीन्यूअस होती है 0 से मैक्सिमम तक, जिसकी वजह से हमें ऐसी पीक मिलती है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, यहां पर मैक्सिमम, यानी 0 से मैक्सिमम एक कंटीन्यूअस कर्व हमें मिल रही है। This shows that beta particles possess a continuous range of energies, यानी कि बीटा पार्टिकल्स पे क्या करते हैं, कंटिन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जीज पोजेस करते हैं 0 से मैक्सिमम तक। तो यहां तक ये था एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स इन रेडियोएक्टिव डीके। अब आपकी बुक में इसी हेडिंग के नीचे कंजर्वेशन लॉस की बात की गई है। कंजर्वेशन लॉस इन अल्फा एंड बीटा एमिशन। आपने दोनों केसेस में देखा कि मोमेंटम और एनर्जी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे थे, क्योंकि दोनों केसेस के जब रिप्रेजेंटेशन लिखी थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि एनर्जी भी यहां पर कंजर्व रह रही है और मोमेंटम भी कंजर्व रह रहा है। देखो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है उनमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करते हैं। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड्स गुड इन बोथ अल्फा एंड बीटा एमिशंस, यानी कि अल्फा डीके के केस में भी और बीटा डीके के केस में भी रिएक्टेंट्स की एनर्जी, प्रोडक्ट्स की एनर्जी दोनों आपस में इक्वल है और मोमेंटम भी रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का दोनों आपस में इक्वल है, यानी दोनों केसेस में एनर्जी भी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहती है। इसी वजह से आपकी बुक में लिखा गया है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड्स गुड इन बोथ अल्फा एंड बीटा एमिशंस। पहले हमने अल्फा डीके पढ़ा, फिर बीटा डीके पढ़ा, तो अब गैमा डीके की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इसको हम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लीजिए। लेट्स से एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है जिसको हम अनस्टेबल न्यूक्लियस कह रहे हैं, जिसमें से गैमा रेडिएशंस निकलेंगी, जिसका मैस नंबर कितना है A और एटॉमिक नंबर Z है, और ये क्या है, एक्साइटेड। तो जो न्यूक्लियस एक्साइटेड होता है उसके ऊपर हम इस तरीके से छोटा सा स्टार डाल देते हैं रिप्रेजेंटेशन के केस में। अब इस केस में ये न्यूक्लियस क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, यानी कि एक्साइटेड स्टेट से वापस आना चाहेगा ग्राउंड स्टेट में। तो इस केस में एक गैमा रेडिएशन एमिट करेगा। तो आपको मालूम है कि गैमा रेडिएशंस के केस में कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होती हैं। तो इसका मतलब कि चार्ज नंबर पे भी कोई चेंज नहीं आएगा और इसके साथ साथ मैस नंबर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। जस्ट क्या होगा कि ये जो एक्साइटेड न्यूक्लियस था ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये वाला जो ऊपर स्टार है ये हट जाएगा, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा एक्साइटेड न्यूक्लियस। तो यहां पर A और यहां पर Z प्लस। गैमा डीके एक बहुत ही सिंपलेस्ट केस है। जस्ट एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, वो गैमा रेडिएशन एमिट करेगा और क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा है हियर X A Z और इसके ऊपर स्टार छोटा सा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक्साइटेड न्यूक्लियस है, रिप्रेजेंट एन एक्साइटेड न्यूक्लियस। वाइल ये वाला जो न्यूक्लियस है X A Z, यानी कि मैस नंबर A और चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर Z,
ये वाला जो न्यूक्लियस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिनोट्स द सेम न्यूक्लियस इन इट्स ग्राउंड स्टेट, यानी यहां पर वही न्यूक्लियस है। देखो अल्फा डीके के केस में हमने कहा था कि एलिमेंट के दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, जैसे कि रेडियम रेडान में चेंज हो रहा था, रेडान में डिके हो रहा था। इसी के साथ साथ हमने बीटा डीके के केस में देखा कि थोरियम प्रोटेक्टिनियम में चेंज हो रहा था, यानी प्रोटेक्टिनियम में डिके हो रहा था। लेकिन यहां पर गैमा डीके के केस में या फिर गैमा रेडिएशंस के केस में वही न्यूक्लियस जो कि एक्साइटेड था वो जस्ट अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएगा गैमा रेडिएशन एमिट करके, यानी न्यूक्लियस एक्साइटेड है, गैमा रेडिएशन एमिट करेगा, वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो दिस इज दी गैमा डीके, जो कि एक बहुत ही सिंपल केस था। अब नेक्स्ट आपकी बुक में एक छोटा सा टेबल दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ अल्फा बीटा एंड गैमा रेडिएशंस। इस टेबल में कंपैरिजन किया गया है अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस का। सबसे पहले कॉलम में प्रॉपर्टी की हेडिंग लगाई है, नेक्स्ट कॉलम में अल्फा पार्टिकल्स, फिर बीटा पार्टिकल्स और उसके बाद गैमा रेज। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी कौन सी है, नेचर। तो अल्फा पार्टिकल्स की नेचर क्या है, बेसिकली ये हीलियम न्यूक्लियस है विद चार्ज 2e, क्योंकि हमने कहा था कि इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 2e चार्ज होता है। और बीटा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या फिर पॉजिट्रॉन्स, और ये न्यूक्लियस से निकलते हैं, यानी न्यूक्लियस से एमिट होते हैं, और चार्ज कितना होता है, प्लस या फिर माइनस ई। इलेक्ट्रॉन के केस में माइनस ई और पॉजिट्रॉन के केस में प्लस ई। और गैमा रेज बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, जैसे पहले हम देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है और एक्साइटेड न्यूक्लियस से एमिट होती हैं, और गैमा रेज पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कोई चार्ज कैरी नहीं करती। जस्ट एक्साइटेड न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाता है गैमा मिशन के जरिए। टिपिकल सोर्स, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की टिपिकल सोर्स कौन सी है, रेडॉन 222, और बीटा पार्टिकल की क्या है, स्ट्रोंशियम 94, और गैमा रेज की क्या है, कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन, यानी अल्फा पार्टिकल्स की जो आयोनाइजेशन पावर है बीटा पार्टिकल्स की या फिर गैमा रेज की। ऑलरेडी मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो रेडिएशंस हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशन या फिर गैमा रेडिएशंस, ये जब किसी भी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उस मटेरियल के एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको नॉक आउट करने की या फिर एटम्स को आयोनाइज करने की कितनी एबिलिटी रखती हैं, दिस इज नोन एज आयोनाइजिंग पावर। लेट्स से ये एक न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, और यहां पर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, बाहर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ये जस्ट मैंने रफ ड्रा किया है, और यहां पर भी क्या इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। जस्ट एक रफ डायग्राम है जो कि आपको समझाने के लिए ड्रा की है। अब क्या होगा, लेट्स से अल्फा रे आ रही है, अल्फा रे के पास कितनी एबिलिटी है, यानी अल्फा रेडिएशंस के पास कितनी एबिलिटी है कि जब वो इंटरेक्ट करेंगी इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर सकती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस एटम से नॉकआउट हो जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के नॉकआउट होने वाला प्रोसेस है, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन, यानी कि यहां पर अल्फा पार्टिकल्स की कितनी एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को एटम में से नॉकआउट कर सकती हैं। तो हम यहां पर यूनिट ये ले रहे हैं आयन पेयर्स मिलीमीटर इनवर्स इन एयर। देखो यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन एटम से नॉकआउट होगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गया, जब इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो एटम पे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। तो यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, यानी रेडिएशन आई, उसने इंटरेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, एटम क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा तो जो बाकी एटम है बेसिकली उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास एक पॉजिटिव आयन होगा और इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये जो पेयर बना है इसको हम कह रहे हैं आयन पेयर। तो आपके ऊपर जो लिखा गया ना कि आयन पेयर, ये आयन पेयर की बात हो रही है, यानी कि जब ये अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा रेडिएशन एयर में से 1 मिलीमीटर जस्ट पास करती हैं तो कितने आयन पेयर ये प्रोड्यूस कर सकती हैं, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पावर। यानी कि यहां पर लेट्स से एयर प्रेजेंट है, एयर में से अगर 1 मिलीमीटर डिस्टेंस पास करते हैं अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या फिर गैमा रेडिएशंस, तो ये कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, यानी कि कितने एटम्स को आयोनाइज कर सकती हैं। तो यहां पर हमने लिखा है कि अल्फा पार्टिकल्स का कितना है 10⁴। 10⁴ का क्या मतलब है, 10,000 कुछ इस तरीके से। इसका मतलब कि जब अल्फा रे 1 मिलीमीटर ऑफ द एयर में से पास करती है तो उस केस में एयर के इतने जो एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं, यानी इतने आयन पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो दिस इज
कि आयन पेयर्स पर मिलीमीटर इन एयर का क्या मतलब है, और अगर बीटा पार्टिकल्स 1 मिलीमीटर ऑफ द एयर में से गुजरेंगे तो कितने आयन पेयर्स प्रोड्यूस होंगे, 10⁻², और अगर गामा रेज गुजरेंगी तो अबाउट 1। नेक्स्ट है रेंज इन एयर, यानी ये अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स जब एयर में से मूव करते हैं तो कितना ज्यादा मूव कर सकते हैं, इनकी रेंज कितनी है, ये सेवरल सेंटीमीटर तक मूव कर सकते हैं। ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये सेवरल मीटर्स तक मूव कर सकते हैं, और ये जो गामा रेज हैं ये इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करते हैं, यानी कि यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एब्जॉर्ब बाय। यहां पर कुछ सिंपल्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये कोई पेपर या फिर स्किन वगैरह है, पेपर या फिर स्किन वगैरह। यहां पर एक और सिंपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये एल्यूमिनियम है, क्या है, एल्यूमिनियम, और इसके साथ एक और सिंपल भी कंसीडर करते हैं। लेट्स से ये लेड का सिंपल है। अब ये जो अल्फा रेडिएशंस है ना, इनको एक पीस ऑफ पेपर भी ब्लॉक कर सकता है, लेकिन ये जो बीटा रेडिएशंस है ये पेपर या स्किन में से पास हो जाती हैं, बट यहां पर एल्यूमिनियम सिंपल इनको स्टॉप कर लेता है, इससे ये आगे नहीं जा सकती। लेकिन जो गामा रेडिएशंस है वो पेपर में से भी पास कर जाती हैं, एल्यूमिनियम में से भी पास कर जाती हैं, और लेड का जो सिंपल है वो इनको ब्लॉक कर लेता है। तो आपकी बुक में भी कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं एब्जॉर्ब बाय पेपर, देखो पेपर, और बीटा पार्टिकल्स का क्या है 1 to 5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट, यानी कि एल्यूमिनियम में ये 1 to 5 मिलीमीटर तक एब्जॉर्ब हो सकते हैं, और गामा रेज के केस में क्या है 1 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट। नेक्स्ट है एनर्जी स्पेक्ट्रम। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमेशा सेम एनर्जी के साथ निकलते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी के साथ निकलते हैं, आपको प्रॉपर्ली समझाया है। तो यहां पर एमिटेड विद सेम एनर्जी लिख दिया है। और उसके बाद बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स के केस में आपने देखा कि तमाम बीटा पार्टिकल्स वेरिएबल एनर्जी के साथ निकल रहे थे, जो कि 0 से मैक्सिमम तक वेरी कर रही थी, क्योंकि जो न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो है वो वेरिइंग एनर्जी लेकर जाता है, जिसकी वजह से बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी 0 से मैक्सिमम तक वेरी करती है। और गामा रेज के केस में भी एनर्जी क्या होती है, वेरिएबल होती है। उसके बाद है स्पीड। तो अल्फा पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट 10⁻7 मीटर पर सेकंड तक हो सकती है, और बीटा पार्टिकल्स की 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8 मीटर पर सेकंड तक, और जो गामा रेज हैं उनकी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸8 मीटर पर सेकंड। ये तो ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं कि गामा रेज स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। फाइनली आज के लेक्चर में हमने रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी की एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है, देन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। उसके बाद फिर हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में अल्फा पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है, बीटा पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है, गामा रेज का बिहेवियर कैसा होता है। देन हमने अल्फा डीके को डिटेल में डिस्कस किया है, उसकी रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की है, देन हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस की है, प्रॉपर उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया है। उसके बाद हमने बीटा डीके को डिस्कस किया। बीटा डीके में हमने बीटा नेगेटिव डीके और बीटा पॉजिटिव डीके को डिटेल में डिस्कस किया है। बीटा नेगेटिव डीके की रिप्रेजेंटेशन, उसकी एग्जांपल, उसका मैकेनिज्म। बीटा पॉजिटिव डीके के केस में भी हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन डिस्कस की है, एग्जांपल डिस्कस की है, उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया है। देन हमने गामा रेज की बात की है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डीके को डिस्कस किया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन हमने कंपैरिजन किया है अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस का, यानी इनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उनका कंपैरिजन किया है, यानी अल्फा पार्टिकल्स का नेचर क्या है, बीटा का क्या है, गामा का क्या है, इनकी रेंज क्या है, इनकी स्पीड क्या है, इस बारे में डिस्कस किया है इस टेबल में। तो आज का लेक्चर पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं। ये जितने डीके प्रोसेसेस हैं ये एक्चुअली लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अल्फा डीके बीटा डीके को मिलाकर भी दिया जा सकता है, बीटा डीके के दोनों पार्ट सेपरेटली भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और एनर्जीज को भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इससे अपने पूरे आर्टिकल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, और शॉर्ट क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है, और लॉन्ग क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से प्रिपेयर करना है। और अगर पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इसी तरीके से हेडिंग्स की फॉर्म में लेकर आना है, ताकि आपको पेपर में मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।